चैप्टर्स 589, 590, 591, 592। चैप्टर स्टार्ट। चैप्टर 589, बाप बेटे का रिश्ता, असली और झूठा प्यार। फैंग युआन ने चांग जियो के आंसू पोंछे और ऐसी हल्की आवाज में बोला जो बाहर की हवा जैसी थी, रो क्यों रहे हो? मेन वुल्फ किंग हूं और तुम मेरे बेटे हो। तुम सिर्फ खून बहा सकते हो, आंसू नहीं। जैसे ही उसने बेटा लफ्ज सुना, चांग जियो के दिमाग पर जैसे बिजली गिर गई। एक जबरदस्त खुशी किसी सुनामी की तरह चांग जियो के दिमाग में छा गई। आखिरकार बाबा ने मुझे अपना बेटा मान लिया। उन्होंने अपने मुंह से मुझे बेटा कहा। उसके दिल में जमा सारी शिकायतें, वो सारा प्रेशर जो उसने महसूस किया था, वो गुस्सा और शर्म जो उसने एक तरफ रख दी थी, अपने गोद लिए हुए पिता की मौत का दुख, इस एक पाल में सब कुछ धुल गया। वो खुशी के मारे रोने ही वाला था, लेकिन फैंग युआन के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे और उसने बड़ी तकलीफ से खुद को रोका। उसका चेहरा अजीब सा हो गया और उसने अपने होठ तक काट लिए, लेकिन आंसू की बहते हाय जा रहे थे। उसने अपना मुंह खोला, बाबा कहना चाहता था, लेकिन हिम्मत नहीं हुई, और सिसकते हुए बस माफी मांगता रहा, सॉरी, आई एम सॉरी। फैंग युआन ने नरमी से उसके कंधे पर थपथपाया और गर्माजोशी से कहा, जानते हो तुम्हारी सबसे बड़ी कमी क्या है? चांग जियो थोड़ा चौंक गया। फैंग युआन ने एकदम आत्मविश्वास भरी आवाज में कहा, तुम्हारी सबसे बड़ी कमी यह है कि तुम उतने ताकतवर नहीं हो। ताकतवर नहीं हूं? चांग जियो ने सिसकना बैंड कर दिया। उसकी आंसुओं से धुंधली आंखें अपने सामने खड़े इस रोबदार इंसान को देखने लगी। ये एक येलो गोल्ड रेलक गू है, रैंक 4 पीक स्टेज तक पहुंचने के लिए काफी है। और ये एक पर्पल क्रिस्टल रेलक गू, जो रैंक 5 में तेजी से आगे बढ़ने में तुम्हारी मदद करेगा। फैंग युआन ने 2 रेलक गू निकाले और चांग जियो को दे दिए। चांग जियो ने बेहोशी की हालत में उन्हें ले लिया, और जल्द ही शुक्रिया और एहसानमंद होने का एक तूफान सा उसके दिल में हो पड़ा। क्या ये बाप का प्यार नहीं है? कितने शायरों ने बाप के प्यार की तारीफ की है, कहा है कि वो पहाड़ जैसा भारी और समुंदर जैसा गहरा होता है। आज मैं आखिरकार इसका एहसास कर पा रहा हूं। बाबा। चांग जियो का गला जज्बातों से भर गया। उसने फैंग युआन को देखा और फिर से घुटनों के बाल नीचे बैठ गया। एक बास का बच्चा तब तक अपने लोहे जैसे मजबूत पंख नहीं बना सकता जब तक वो हवा और पाले की मार ना झेले। एक घोड़े का बच्चा तब तक हवा की तरह नहीं दौड़ सकता जब तक वो गिरने का अनुभव ना करे। मैंने चांग ट्राइब की मुसीबतों के बारे में सुन लिया है, लेकिन मैं उसमें दखल नहीं दूंगा। ताकतवर बनो, ऐसी आजमाइशों से गुजरो, ट्राइब पर काबू पाओ, इस बहाने अपनी ताकत का लोहा मनवाओ, ये सब तुम्हें करना है। मैं पीछे से तुम्हें देखता रहूंगा। लॉर्ड फादर। बेटा शर्मिंदा है। अपने सगे बाप से इतना ध्यान मिलने पर चांग जियो उत्तेजित तो हुआ ही, साथ ही उसके अंदर एक डर का एहसास भी पैदा हुआ। फैंग युआन ने अपना हाथ हिलाया, मैं तुम्हारी परेशानी जानता हूं। तुम्हें चिंता है कि तुम्हारी एप्टीट्यूड काफी नहीं है और तुम रैंक 5 तक नहीं पहुंच सकते, है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं अभी तुम्हारी एप्टीट्यूड बढ़ा दूंगा और साथ ही तुम्हें एक स्ट्रेंथ पाथ किलर मूव का सेट भी सिखाऊंगा जो तुम्हारी ताकत को एक ऐसी लेवल तक ले जाएगा जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये बाबा की स्पेशल स्किल है और इंपीरियल कोर्ट की आखिरी लड़ाई में भी मैंने इसकी ताकत का सिर्फ 30% हाई इस्तेमाल किया था। चांग जियो ने हैरानी और खुशी से अपना मुंह खोल दिया। बाबा के पास एप्टीट्यूड बढ़ाने का तरीका भी था, और ऊपर से वो एक स्ट्रेंथ पाथ किलर मूव भी सिखा रहे थे। माँ ट्राइब के साथ आखिरी जंग में भी बाबा ने इस किलर मूव की ताकत का सिर्फ 30% हाई इस्तेमाल किया था। मेरे बाबा आखिर मेरे बाबा हैं। गॉडफादर चांग बियाओ ने मेरे साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया, लेकिन वो मेरे बाबा के सामने कुछ भी नहीं है। ये खून का सबसे गहरा रिश्ता है। लॉर्ड फादर मुझे पूरी कोशिश से तैयार कर रहे हैं। हैरानी के बाद चांग जियो को खुशी की एक लहर महसूस हुई। ए फ्लैट व्यू तुम्हारी एप्टीट्यूड बढ़ाने जा रहा हूं। अपने दिमाग को शांत करो, दिल को आराम दो। सो जाओ, पहले एक अच्छी नींद ले लो। फैंग युआन ने धीरे से बोलते हुए चुपके से हिप्नोसिस गू का इस्तेमाल किया। चांग जियो का मूड ठीक नहीं था और वो पहले से ही थका हुआ था, और फैंग युआन पर अंधे विश्वास के कारण वो जल्द हाई गू वर्म के असर में सो गया। फैंग युआन हल्के से मुस्कुराया और उसने ब्लड स्कल गू निकाला। इस गू का टेक्सचर क्रिस्टल जैसा था, एक बच्चे की खोपड़ी के साइज का, जिसे हथेली में पकड़ा जा सकता था। लेकिन इस वक्त ये खून पीकर पूरा भरा हुआ था और एक शैतानी खूनी रोशनी से चमक रहा था। ये खून अनचाइन ट्राइब्समैन से लिया गया था जिन्हें फैंग युआन ने पिछले कुछ दिनों में चुपके से मारा था। गहरी नींद में सोए हुए चांग जियो के चेहरे पर एक हल्की सी खुशनुमा मुस्कान थी।
उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इन दिनों चांग ट्राइब के लोगों को मारने वाला कातिल उसका सबसे प्यारा और इज्जतदार सगे बाप ही है। यहां तक कि ही लूलन और बाकी बाहर वाले भी अंधेरे में थे। उन्हें फैंग युआन पर जरा सा भी शक नहीं था। जाओ, फैंग युआन ने सोचा और ब्लड स्कल गू धीरे से उसकी हथेली से उड़कर चांग जियो के चारों तरफ घूमने लगा। ब्लड स्कल गू फिर चांग जियो के सिर के ऊपर रुका। उसने अपना मुंह खोला और एक तेज बदबू वाला खून बाहर फेंका। वो खून सीधे चांग जियो के सिर, स्किन और बालों से होता हुआ अंदर चला गया, उसकी नसों से गुजरा और आखिर में उसके अपचर में जाकर जमा हो गया। चांग जियो का अपचर धीरे धीरे लेकिन लगातार बेहतर होने लगा। जब तक चांग जियो जागा, फैंग युआन वहां से जा चुका था। पिछली मुलाकात एक सपने जैसी थी जिसने चांग जियो को शक में डाल दिया। लेकिन जमीन पर पड़े गू वॉर्म्स और ढेर सारा खाना इस बात का सबसे बड़ा सबूत था कि सब कुछ सच था। हे भगवान, मेरी एप्टीट्यूड सच में बढ़ गई, अब ये 96% है। चांग जियो ने अपना एपर्चर चेक करने के बाद खुशी से चिल्लाया। कुछ दिन यहीं रहो और ठीक से कल्टिवेट करो। बाबा ने जो भी रेलक गू छोड़े हैं, उन सब का इस्तेमाल करो, इससे तुम्हारा कल्टिवेशन रैंक 5 अपर स्टेज तक पहुंच जाएगा। जमीन पर पड़े दूसरे गू वॉर्म्स में तुम्हें कुछ वक्त के लिए उधार दे रहा हूं। उनमें से एक ईस्ट विंडो गू है जिसमें किलर मूव की सारी डिटेल्स रिकॉर्ड हैं, उस पढ़ो और प्रैक्टिस करो। एक संदेश चांग जियो के कानों में गूंजा। चांग जियो बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। ये बाबा की आवाज है। लॉर्ड फादर, बेटा आपको निराश नहीं करेगा। बेटा जरूर एक रैंक 5 गू मास्टर बनेगा और इस किलर मूव में माहिर होगा। चांग जियो को बेहद हिम्मत महसूस हुई और वो जोश से भर गया। वो वहीं पर पालथी मारकर बैठ गया और एक येलो गोल्ड रेलक गू को अपने अपचर में ले लिया। फैंग युआन चुपके से ये सब देख रहा था। ये है वो गू टेस्टर जो तुमने चुना? ये सच में एक अच्छा चॉइस है। उसके दिमाग में मो याओ की मर्जी ने एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, बस इतना है कि तुमने ईस्ट विंडो गू में 6 आर्म हेवनली ज़ॉम्बी किंग की खामियों को साफ साफ बता दिया है। और तुमने अनगू वॉर्म्स के साथ भी कोई छेड़छाड़ नहीं की जो तुमने उस उधार दिए हैं। क्या तुम्हें डर नहीं है कि वो कामियों की चिंता करेगा और सावधान रहेगा और पूरी तरह से हेवनली ज़ॉम्बी में नहीं बदलेगा? ही मो याओ, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। मुझमें अभी भी लोगों के दिल को समझने की काबिलियत है। तुमने 6 आर्म हेवनली ज़ॉम्बी किंग का इस्तेमाल नहीं किया है, इसलिए तुम्हें नहीं पता कि हेवनली ज़ॉम्बी स्टेट में बदलने पर जो बेइंतहा ताकत का नशा होता है, वो कैसा महसूस होता है। मैं खुद उसके नशे में डूब गया था। चांग जियो जवान है और उसका अपने दिल पर उतना काबू नहीं है। जब वो किलर मूव की प्रैक्टिस करेगा तो वो लड़ने के लिए नेचुरली वुल्फ ग्रुप्स को ढूंढेगा। ये मेरा इलाका है, जब वक्त आएगा तो मैं बस उसकी तरफ और भेड़िए भेजे दूंगा। डरने की जरूरत नहीं कि वो हेवनली ज़ॉम्बी में नहीं बदलेगा। फैंग युआन ने विश्वास के साथ कहा। HMPH, तुम इंसान कितने पापी और मक्कार हो। यह ब्लड स्कल गू जो तुमने इस्तेमाल किया, हम इंकमैन लोग कभी अपने ही लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए इतना बुरा गू वर्म रिफाइन नहीं करेंगे। मो याओ ने टैंस कैसा। फैंग युआन को गुस्सा नहीं आया, बल्कि वो मुस्कुराया। क्या तुम स्पिरिट एफिनिटी हाउस की फेरी नहीं हो, राइचस पाथ की प्रतिनिधि? तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? ये तभी मुमकिन होता जब मुझमें रोकने की काबिलियत होती। और वैसे भी मैं तुम इंसानों के बीच की आपसी लड़ाई को क्यों रोकूंगी? HMPH, मैं तो चाहूंगी कि तुम्हारी पूरी इंसानी नस्ल ही मर जाए। तब हम वेरिएंट ह्यूमंस को जीने के लिए जगह मिलेगी। मो याओ ने ऊँट घुमाई। उसकी पहचान खास थी। वो स्पिरिट एफिनिटी हाउस की पिछली पीढ़ी की फेरी थी जिसका बुकिंग के साथ एक अनोखा रिश्ता था। लेकिन वो एक इंकमान भी थी और पूरी तरह से इंसान नहीं थी। इंसानों को आपस में लड़ते हुए देखकर उस वैसा ही महसूस होता था जैसा इंसानों को स्नोमैन या जानवरों के झुंड को आपस में लड़ते हुए देखकर होता था। बस इतना है, क्या तुम्हारे पास सच में मुझे रोकने की काबिलियत नहीं है? फैंग युआन ने इस शक को अपने दिल में दबा लिया। 3 दिन बाद चांग जियो ने सारे रेलक गू इस्तेमाल कर लिए और सफलतापूर्वक रैंक 5 अपर स्टेज तक पहुंच गया। उसके तुरंत बाद उसने किलर मूव 6 आर्म हेवनली ज़ॉम्बी किंग की प्रैक्टिस शुरू कर दी। जैसा फैंग युआन ने सोचा था, वो किलर मूव की बेपनाह ताकत का आदी हो गया और धीरे धीरे उसकी खामियों को भूलने लगा। फैंग युआन की जानबूझकर की गई मैनिपुलेशन के तहत उसने एक जोरदार और लंबी लड़ाई लड़ी। चांग जियो लड़ाई में अपने दिल की पूरी भड़ास निकालते हुए इधर उधर घूमता रहा, वक्त का ख्याल ही नहीं रहा। जब लड़ाई खत्म हुई तभी उसे एक डरावना सच पता चला, वो पूरी तरह से एक हेवनली ज़ॉम्बी में बदल चुका था। 2 दिन बाद फैंग युआन उसके सामने फिर से प्रकट हुआ। बाबा, मुझे बचाओ। कैनावर जैसे दिखने वाले चांग जियो ने जमीन पर घुटने टेक दिए और डर के मारे गिड़गिड़ाने लगा।
बेटा, तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? फैंग युआन ने बड़े झटके और गुस्से में पूछा। मैंने साफ साफ चेतावनी दी थी कि इस किलर मूव को लिमिट से ज्यादा इस्तेमाल मत करना। तुम 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 इतनी जरूरी बात कैसे भूल सकते हो? बाबा, बेटा शर्मिंदा है, मैं थोड़ी देर के लिए बहक गया था और वक्त भूल गया। जब तक मुझे एहसास हुआ, पछताने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। चांग जी यू बेहद शर्मिंदा था जब उसने घुटनों के बाल बैठे हुए आंसू भरी आंख से फैंग युआन को देखा। इस वक्त वो इस अजीब मखलूक में बदल चुका था। उसकी आखिरी उम्मीद फैंग युआन पर टिकी थी। अफसोस, ये मुश्किल है। तुम्हारी इस हालत को अगर हम यिन यांग रोटेशन गु का इस्तेमाल भी करें तो भी ये ठीक नहीं हो पाएगा। इस किलर मूव में बेपनाह ताकत है, लेकिन इसी वजह से इसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत गंभीर हैं। बाबा के पास भी इसका कोई इलाज नहीं है। फैंग युआन ने अपने हाथ उठाए, उसके चेहरे पर दुख और गुस्से से भरे भाव थे। आह, बाबा के पास भी कोई हाल नहीं है? चांग जी यू अपने घुटनों के बाल फैंग युआन की तरफ बढ़ा, उसके चेहरे पर निराशा और डर साफ दिख रहा था। फैंग युआन ने बार बार अफसोस जताया, इस किलर मूव का ओरिजिन आसान नहीं है। बाबा ने बहुत बड़ा रिस्क उठाया और अकेले हाई एक गु इमॉर्टल की इनहेरिटेंस में घुस गए, जान का खतरा उठाया, तब जाकर किस्मत से मैं यह इमॉर्टल किलर मूव हासिल कर पाया। ये एक इमॉर्टल किलर मूव है? तभी तो ये इतना ताकतवर है। चांग जी यू हैक बक्का रह गया। फैंग युआन उसके दिल में एक ऊंची शख्सियत हो सकता था, लेकिन इसमें कोई शक नहीं था कि वो एक गु इमॉर्टल के सामने कुछ भी नहीं था। चांग जी यू चैंग ट्राइब का यंग ट्राइब लीडर रह चुका था। वो गु इमॉर्टल से वाकिफ नहीं था, लेकिन पूरी तरह अनजान भी नहीं था। मुझसे गलती हुई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मैं फौरन फायदे के चक्कर में कैसे पड़ गया। चांग जी यू रोने लगा, उसकी चीख एक उल्लू की तरह तेज और चुभने वाली थी। अचानक उसने फैंग युआन के सामने सर झुकाना शुरू कर दिया और सिसकते हुए बोला, बाबा, बेटा आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया। बेटे से गलती हो गई, बेटे ने आपको निराश किया। नहीं, यही तो है, मुझे यही चाहिए था कि तुम इसमें बदल जाओ। फैंग युआन अंदर हंस रहा था जबकि ऊपर से उसने चांग जी यू को सहारा दिया। मेरे बेटे, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, रो मत। तुम रो नहीं सकते। भले ही तुमसे गलती हुई हो, लेकिन गलती मेरी भी है। मैं इन दिनों बस इस भूल भुलैया को हाई एक्सप्लोर करता रहा और तुम्हारा ख्याल नहीं रखा। बाबा को विश्वास है कि हमेशा कोई ना कोई रास्ता होता है। हम साथ में रिसर्च करेंगे और तुम्हें वापस इंसान बनाने का कोई तरीका ढूंढ निकालेंगे। जरूर कोई ना कोई रास्ता होगा। बाबा पर और खुद पर विश्वास रखो। फैंग युआन ने जज्बातों के साथ कहा, उसकी आंख में आंसू थे। बाबा, चांग जी यू फिर से रोने लगा। वो पूरी तरह से आखिर तक पिघल चुका था। वो एक कैनावर बन गया था और वो खुद अपना चेहरा देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। लेकिन उसके बाबा चांग शनयिन उससे नफरत नहीं कर रहे थे। गलती साफ साफ बेटे की थी, लेकिन वो इल्जाम अपने ऊपर ले रहे थे। एफ्लैट जब उनका बेटा ऐसी हालत में बदल गया था, तब भी वो उस छोड़ नहीं रहे थे। यही है बाप और बेटे के बीच का सबसे गहरा रिश्ता। ये है मेरे बाबा, मेरे दाद। चांग जी यू बहुत ज्यादा पिघल गया, उसके निराशा से भरे दिल में एक चिंगारी जल उठी, जिसने उस जीने का हौसला दिया। बेटा, तुम यही रुको और बाबा को ठीक से सोचने दो कि तुम्हें वापस कैसे बदला जाए। जहां तक चैंग ट्राइब की बात है, बाबा उस खुद संभालेंगे। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, बस यहां आराम करो। हम बाप बेटे साथ मिलकर काम करेंगे, तो एक मामूली से किलर मूव के ज़ॉम्बी ट्रांसफॉर्मेशन से क्या डर? फैंग युआन के शब्दों ने चांग जी यू के दिल में एक सुरक्षा का एहसास पैदा कर दिया। जी, बेटा बाबा की बात सुनेगा। चैप्टर 590, बर्दाश्त, टूटना, मौत आहा। वो दर्दनाक चीख इतनी तेज थी कि कानों के पर्दे फाड़ सकती थी। चांग जी यू दर्द के मारे सिर से पैर तक कांप रहा था, उसके मसल्स फट रहे थे और उसकी पीठ के पीछे की 6 बाहें हवा में इधर उधर बेताबी से नाच रही थी, जिससे ऐसी आवाजें आ रही थी जैसे तूफानी हवा चल रही हो और बादल गरज रहे हो। लेकिन फैंग युआन को उस हवा में मजबूती से पकड़ने के लिए सिर्फ एक हाथ की जरूरत पड़ी। इस वक्त उसकी ईंट बिजली की तरह चमक रही थी जब वो अपने गुवॉर्म्स को कंट्रोल कर रहा था और जोर से चिल्लाया, मेरे बेटे, बर्दाश्त करो। यही वक्त है। चांग जी यू दर्द के कारण अपना होश खोने वाला था। ये एक ऐसी तकलीफ थी जो इंसानी बर्दाश्त से बाहर थी। भले ही वो एक हेवनली ज़ॉम्बी में बदल गया था और दर्द का एहसास लगभग खो चुका था, वो अभी भी अपनी स्किन के हर हिस्से और हर मसल को बेरहमी से फटेते और टूटते हुए महसूस कर सकता था। लेकिन फैंग युआन के शब्द ठंडे झरने के पानी की तरह द जो चांग जी यू के दिल पर पड़ रहे थे।
चांग जी यू अपनी हद तक खुद को मजबूर कर रहा था। जैसे ही वो बेहोश होने वाला था, वो तेज दर्द एक उतरती हुई लहर की तरह गायब हो गया। कामयाब? चांग जी यू जोर से सांस ले रहा था। उसका सिर बुरी तरह से दुख रहा था और उसने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोली, ये देखने के लिए कि उसके हाथ की स्किन पहले ही जीते जागते मांस और खून में बदल चुकी थी। असल में उसकी पीठ पर 6 बाहें भी धीरे धीरे सिकुड़ रही थी। चांग जियो के लिए वापस इंसान बनने से ज्यादा आकर्षक कुछ नहीं था। इस पल वो खुशी के मारे रोने ही वाला था। ओह नो! अचानक फैंग युआन बोला, उसकी आवाज बेहद गंभीर थी। चांग जियो का नया ठीक हुआ हाथ एक पाल में वापस हेवनली ज़ॉम्बी स्टेट में बदल गया, जैसे कोई सड़ती हुई लकड़ी हो। उसकी पीठ पर 6 बाहें भी वापस उग आई और पहले से ज्यादा सख्त और मजबूत हो गई। नहीं, नहीं, वे वापस क्यों बदल गया? बाबा! चांग जियो डर के मारे चिल्ला रहा था, अनजाने में मदद के लिए फैंग युआन की तरफ मुड़ा। लेकिन जब उसने वो जबरदस्त थकान देखी जो फैंग युआन अपने चेहरे पर दिखा रहा था, चांग जियो एक लफ्ज नहीं कह पाया। बाबा थक गए हैं। सही बात है, इन दिनों वो मेरी मदद कर रहे थे, बिना आराम या नींद के इसका हाल निकालने के लिए सैकड़ों तरीके सोच रहे थे। इस प्रोसेस में उन्होंने अनागिनत गू वॉर्म्स खर्च किए। मैंने कम से कम 70 से 80 रैंक 5 गू देखे। मेरे पास बाबा को इल्जाम देने का क्या हक है? ये सब इसलिए है क्योंकि मैं बहुत लापरवाह था और एक बहुत बड़ी गलती कर बैठा। बाबा, ये बेटा आपकी उम्मीदों और परवरिश पर खरा नहीं उतर पाया। चांग जियो का दिल टूट गया था और वो शर्मिंदा था। वुल्फ किंग द्वारा अपने बच्चे की तरह देखभाल किए जाने से उसे एक आनंद का अनुभव हो रहा था, जैसे एक ऊंचे पेड़ की छाया में एक छोटा सा घास का तिनका हो। लानत है, यह हेवनली ज़ॉम्बी फॉर्म सच में बहुत जिद्दी है। ये तरीका भी काम नहीं कर रहा। फैंग युआन ने चुपके से अपने दांत पीसे। उसने अपने मन में पूछा, मो याओ, तुम्हारे पास और क्या आइडियाज हैं, बताओ मुझे। जो दर्जन भर एयर्स फैंग युआन के दिमाग में आए थे, वो सब एक एक करके बेकार साबित हुए। जो अभी का एक्सपेरिमेंटल मेथड था, वो सब मो याओ का आइडिया था। यह फैंग युआन की चालों में से एक भी था। एक तरफ वो चांग जी पर लगातार एक्सपेरिमेंट कर रहा था और उस वापस इंसान बनाने का तरीका ढूंढने की कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ वो मो याओ की मर्जी को सोचने और उसकी सीमित एनर्जी खर्च करवाने की कोशिश कर रहा था। मो याओ थोड़ी देर के लिए चुप रही और फिर बोली, अभी भी एक तरीका है, लेकिन वो काफी खतरनाक है। गू टेस्ट करने वाले को पहले से 3 गुना ज्यादा दर्द सहना पड़ेगा। बहुत मुमकिन है कि वो सिर्फ दर्द से ही मर जाए। वो एक हेवनली ज़ॉम्बी है, टेक्निकली वो मर चुका है। यूज दर्द कैसे महसूस हो सकता है? फैंग युआन कंफ्यूज था। वो सिर्फ आधा मारा है। जिस्म मर चुका है, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी उसके जिस्म में है। जब तक उसकी आत्मा डोर ऑफ लाइफ एंड डेथ में समा नहीं जाती, तब तक उस पूरी तरह से मारा हुआ नहीं माना जाएगा। मो याओ ने समझाया, डोर ऑफ लाइफ एंड डेथ स्वर्ग और धरती का एक अलग थलग डोमेन था। ये बहुत मशहूर था और लेस देन ग्रेटर देन में इसका जिक्र था। लेकिन अब का युग प्राचीन युग से अलग था। लाइफ एंड डेथ दूर गायब हो चुका था और कई मालकों से गुजरने के बाद मारे हुए लोगों की आत्माओं पर उसका कंट्रोल बहुत कमजोर हो गया था। यही वजह थी कि ज़ॉम्बीज जैसे कैनावर अस्तित्व में थे। मो याओ के आइडिया में बहुत बड़ा रिस्क था। इससे इंसान की आत्मा दर्द के कारण टूट सकती थी और ऐसे टुकड़ों में बिखर सकती थी जिन्हें फिर से जोड़ा नहीं जा सकता था। एक बार चांग जी यू की आत्मा टूट गई तो वो सच में मर जाएगा। मो याओ ने जोर देकर कहा, लड़के, जहां फायदा होता है वहां नुकसान भी होता है। किलर मूव की अटैक पावर बेजोड़ है, इसलिए उसकी खामियों को दूर करना बेहद मुश्किल होगा। इन कुछ दिनों में तुमने इतनी बार एक्सपेरिमेंट किए हैं और एक बड़ी दौलत खर्च की है, यहां तक कि ही ट्राइब से भी काफी उधार लिया है। मुझे यकीन है कि अब तुम इसकी मुश्किल को समझ गए होगे। ये मेरा आखिरी तरीका है, मैं इन गारंटी नहीं दे सकती कि ये काम करेगा। इसके अलावा ये तरीका बेहद खतरनाक है, सफलता का चांस ना के बराबर है। तुम फैसला कर सकते हो कि ये करना है या नहीं। तुम्हारा बेटा पहले ही पूरी तरह से एक हेवनली ज़ॉम्बी में बदल चुका है, उसकी बैटल स्ट्रेंथ अच्छी है। वो तुम्हारी बातें मानता है, यूस इस तरह कुर्बान करना बहुत बेकार होगा। मैं सलाह दूंगी कि तुम उसे एक मददगार के तौर पर अपने पास रखो। फैंग युआन चुप था और उसने कोई जवाब नहीं दिया। बाबा, प्लीज और आराम कर लीजिए, मुझे कोई जल्दी नहीं है। एक तरफ चांग जी यू बड़बड़ाया। फैंग युआन ने ध्यान से देखा, भले हाय चांग जी यू एक हेवनली ज़ॉम्बी बन गया था और बहुत बदसूरत लग रहा था। उसकी उंगली शीशे की तरह साफ थी, जिसमें फैंग युआन के लिए बड़ी प्रशंसा और प्यार दिख रहा था। फैंग युआन हल्के से मुस्कुराया, बेटा, मैंने एक अच्छा तरीका सोचा है।
लेकिन यह तरीका बेहद खतरनाक है, तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाएगी। सफलता का रेट बहुत ज्यादा है, इसलिए बाबा फैसला नहीं कर पा रहे हैं। साय। उसके दिमाग में। मो याओ ने गहरी सांस ली। भले हाईफैंग युआन ने यह कहा, लेकिन चांग जियो जो अपनी आपकी हालत से नफरत करता था और ठीक होना चाहता था, वो सिर्फ एक ही फैसला लेता। जैसा कि उम्मीद थी, जैसे हाई चांग जियो ने यह सुना, वो एक पाल के लिए हिचकिचाया और फिर उसकी एड़ी चमक उठी। लॉर्ड फादर, प्लीज इस तरीके का इस्तेमाल कीजिए, मेरी अब की हालत में जीना मौत से भी बदतर है। फैंग युआन ने चांग जियू की आंखों में गहराई से देखा, लेकिन तुम मेरे इकलौते बेटे हो। बाबा। चांग जियो रो पड़ा। वो जमीन पर घुटने टेक कर फैंग युआन की टांग से लिपट गया। मेरा भी आपसे अलग होने का मन नहीं है, बाबा। लेकिन बेटा सच में ऐसी शक्ल के साथ नहीं जी सकता। अगर थोड़ी सी भी उम्मीद है, तो मैं कड़ी मेहनत करूंगा और उसके लिए लड़ूंगा। फैंग युआन थोड़ी देर के लिए चुप रहा, फिर एक लंबी, गहरी सांस ली। ठीक है, इंसानों को अपनी मर्जी के मुताबिक जीना चाहिए। बाबा भी तुम्हें ऐसी तकलीफ में जीते हुए नहीं देखना चाहते। जाओ कुछ दिन आराम करो, बाबा जाकर तैयारी करेंगे। कुछ दिन बाद हम आखिरी कोशिश करेंगे। कुछ दिन बाद। चांग जी यू की चीखती हुई आवाज अब बैठ चुकी थी। बस थोड़ा और बर्दाश्त कर लो। फैंग युआन की निगाहें गर्मजोशी भरी थी, लेकिन उसका दिल बर्फ की तरह ठंडा था जब वो उस हिम्मत दे रहा था। लेकिन अगले हाई पैल, चांग जी यू की चीखें और रोना बैंड हो गया। ये 307वीं बार था जब वो दर्द से बेहोश हुआ था। HMPH, बिल्कुल बेकार। फैंग युआन का चेहरा पानी की तरह शांत था। उसने नाखुशी से नाक सिकोड़ी और गू वॉर्म्स का इस्तेमाल करना बैंड कर दिया। ये एक्सपेरिमेंट तभी किया जाना था जब चांग जियू होश में हो, वरना ये काम नहीं करता। चांग जियो का बेहोश होना मतलब था कि उसकी आत्मा में पहले ही दरारें और टुकड़े बन रहे थे। वो टूटने के कागार पर था। फैंग युआन को रुकना पड़ा और उसकी आत्मा को ठीक करने के लिए सोल पाथ गू वॉर्म्स का इस्तेमाल करना पड़ा। मैंने पहले ही कहा था, इस तरीके में उम्मीद बहुत कम है, उसकी जान बचाना ही बेहतर है। उसके दिमाग में। मो याओ ने एक उदास आवाज में कहा। फैंग युआन ने ठंडी सांस ली। उंगली सिकोड़ते हुए एक ठंडी रोशनी उसकी उंगली से चमकी। एक और कोशिश, हम इसे आखिरी बार ट्राई करेंगे। चांग जियू धीरे धीरे होश में आया, उसकी नजर धुंधली से साफ होने लगी। उसने अपने पास फैंग युआन को देखा, उसकी नजरों में उसका बाबा बेहद थका हुआ और हारा हुआ लग रहा था। इससे उसका दिल बैठ गया और शर्म से उसकी आंखों से फिर आंसू बहने लगे। उसने रोते हुए कहा, बाबा, चलो फिर से कोशिश करते हैं, उम्मीद मत हारो। फैंग युआन ने हेस्ट हुए यूज हिम्मत दी। बाबा, अगर मैं इस बार फिर बेहोश हो गया, तो कोशिश करना बैंड कर दीजिएगा। बाबा, ये सब मेरी गलती थी, आपको सच में आराम की जरूरत है। चांग जियो ने कहा। हाँ, इसके बाद सच में आराम करने का वक्त है। फैंग युआन ने सांस ली। उसकी आवाज के गहरे मतलब को चांग जियो समझ नहीं पाया। पहले 3 रैंक 5 गू वॉर्म्स एक साथ एक्टिवेट किए गए। इसके बाद और गू वॉर्म्स डाले गए। ये गू वॉर्म्स चांग जियो के चेहरे के चारों तरफ तैर रहे थे। कुछ उसकी स्किन में घुस गए जबकि दूसरे उसके खून में मिलकर उसके दिल की तरफ बहने लगे। तेज दर्द ने उस पर फिर से हमला किया। चांग जियो ने दर्द से अपने दांत पीस लिए, लेकिन जल्दी उसने अपना मुंह खोल दिया और गुर्राने लगा। उसका चेहरा दर्द से बिगड़ गया था। फैंग युआन के हाथ एकदम साफ और तरतीब से चल रहे थे जब वो गू वॉर्म्स डालता जा रहा था। जितने ज्यादा गू वॉर्म्स डाले जा रहे थे, उतना ही तेज दर्द चांग जियो को महसूस हो रहा था। वो बेताबी से छटपटा रहा था। उसकी ऊँग घूम रही थी। उस इतना दर्द हो रहा था कि वो अपना होश खो बैठा था, जैसे कि वो पागल हो रहा हो। रुको, उसकी आत्मा ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसके दिमाग में। मो याओ ने जोर दिया। लेकिन फैंग युआन ने ऐसे बिहेव किया जैसे उसने सुना ही नहीं, और बिना परवाह किए गू वॉर्म्स डालता रहा। बहुत हो गया, ये मात्र हमारी पिछली सारी कोशिशों से ज्यादा हो चुकी है, वो सच में टूट जाएगा। मो याओ ये देख नहीं पा रही थी। फैंग युआन ने ठंडी सांस ली, एक लफ्ज नहीं कहा। ये बहुत ज्यादा है, अगर तुम ऐसे ही लापरवाही करते रहे, तो वो सच में मर जाएगा। उसके दिमाग में। मो याओ की मर्जी ने विरोध किया। अगर हम रिस्क नहीं लेंगे तो हम क्या हासिल कर पाएंगे? फैंग युआन ने ठंडी हंसी हेस्ट हुए और गू वॉर्म्स डाले जब तक कि हेड ना हो जाए। उसकी एड़ी एक उत्तेजित रोशनी से चमक रही थी। बस 3 और गू वॉर्म्स और हमें असर दिख जाएगा। ये पहला है। ठीक है, ये दूसरा है। शानदार, ये आखिरी है। सफलता या असफलता इसी पर निर्भर करेगी। फैंग युआन का चेहरा जम गया। आसपास के गू वॉर्म्स आतिशबाजी की तरह बिखर कर टूट रहे थे।
चांग जी यू अब छटपटा नहीं रहा था, वो हवा में मोशनलेस तैर रहा था। वो मर चुका था। उसकी आत्मा दर्द से टूटकर बिखर चुकी थी। उसका चेहरा, हालांकि, बहुत शांत था। आसपास मौत जैसी शांति छा गई। तुमने उस मार डाला। फैंग युआन के दिमाग में, मो याओ की मर्जी ने ठंडी आवाज में कहा। हाँ, मैंने यूज मार डाला। फैंग युआन की भावें उठ गई। हल्के से हेस्ट हुए बोला, आखिरकार वो बेकार नहीं मारा। कम से कम मुझे ये तो पता चला कि इस किलर मूव की कमी कितनी जिद्दी थी। मो याओ ने कुछ नहीं कहा। वो फैंग युआन के ठंडे और बेशरम स्वभाव का जवाब नहीं देना चाहती थी। उसने अपना रूप छुपा लिया और फैंग युआन के दिमाग से गायब हो गई। फैंग युआन की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। यूज धीरे धीरे एहसास हो रहा था कि उसके दिमाग में मो याओ की ये मर्जी कितना बड़ा खतरा थी। क्या यूज 6 आर्म हेवनली ज़ॉम्बी किंग किलर मूव की कमी को ठीक करने का तरीका पता था या नहीं? क्या यूज तरीका पता था, लेकिन वो बताना नहीं चाहती थी, या वो खुद को बचाने के लिए इस बारे में सोच ही नहीं रही थी? खासकर जब इस किलर मूव की कमी इतनी गंभीर है। अगर मो याओ की मर्जी नाजुक वक्त पर फैंग युआन के दिमाग पर हमला कर दे और उसके विचारों को अस्त व्यस्त कर दे, तो वो चाहकर भी किलर मूव को रोक नहीं पाएगा। मो याओ की इस मर्जी को बनाने के लिए कौन सा गु इस्तेमाल किया गया था? इन दिनों मेन विजडम पाथ के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहा हूं, और मैंने कई विजडम पाथ गु वॉर्म्स खरीदे हैं जो मर्जी पैदा कर सकते हैं। लेकिन मुझे कोई ऐसा गु वर्म नहीं मिला जो यूस इस तरह छुपने और पूरी तरह से खुद को गायब करने की इजाजत दे। ये कितनी अनोखी मर्जी है। साई, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। ए फ्लैट तक 88 ट्रू यांग बिल्डिंग के लगभग 7 फ्लोर बन चुके हैं। हेलुलन अभी 39वें फ्लोर पर पूरी ताकत से हमला कर रहा है। ऐसा लगता है कि उसका टारगेट वुडन चिकन गू है। मुझे तेजी से काम करना होगा, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। चैप्टर 591, कुर्बानी, डबल चैप्टर। फैंग युआन को इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड आए काफी वक्त हो गया था, और वो कई बार 88 ट्रू यांग बिल्डिंग में घुस चुका था, लेकिन वो नॉर्दर्न प्लेन्स आने का अपना असली मकसद कभी नहीं भूला था। वो था डांगो पहाड़ को बचाना। यूज डांगो पहाड़ को बचाने के लिए लैंडस्केप एज बिफोर गू की जरूरत थी। इस गू को हासिल करने में कई मुश्किलें और चुनौतियां थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि वो एक इंसान के पास था। यह इंसान था ताई बाईयून शेंग। जब से ताई बाईयून शेंग हे ट्राइब की सेना में शामिल हुआ था, फैंग युआन यूएस पर नजर रखे हुए था। कुछ महीने पहले फैंग युआन को कुछ जानकारी मिली थी। जब ही लूलन को 1 एज ओनर टोकन मिला, तो वो हर राउंड के इनामों को देख सकता था। ताई बाईयून शेंग उससे मिलने गया था और लाइफ स्पैन गू के अस्तित्व के बारे में पूछा था। लेकिन यूएस वक्त 88 ट्रू यांग बिल्डिंग में अभी तक लाइफ स्पैन गू नहीं था। जब 55वां फ्लोर बैन गया, तो हे लूलैन ने ताई बाईयून शेंग को बताया कि यूज एक 15 साल का लाइफ स्पैन गू मिला है। 55वें फ्लोर के पूरी तरह से बन जाने के बाद ही लूलैन ने लाइफ स्पैन गू की जगह का पता लगाया और साफ साफ बता सकता था कि ये 85वें राउंड को क्लियर करने का इनाम था। तब से ताई बाईयून शेंग ने अपनी पूरी एनर्जी 55वें फ्लोर में लगा दी थी। उसने कई गू मास्टर्स को बुलाया, एक बड़ा ग्रुप बनाया और जबरदस्ती राउंड्स को पार करने लगा। अपनी ताकत, इज्जत और बड़े इनामों के भरोसे, साथ हाई ही लूलन और दूसरे एक्सपर्ट से बार बार रिक्वेस्ट करके, वो असल में तेजी से आगे बढ़ रहा था। मेहनत रंग लाई। ताई बाईयून शेंग ने अपनी सारी दौलत खर्च कर दी और आखिरकार 85वें राउंड तक पहुंचने में कामयाब रहा। फैंग युआन नेचुरली नहीं चाहता था कि ताई बाईयून शेंग अपनी मंजिल पाले। ताई बाईयून शेंग बूढ़ा था और उसके पास ज्यादा उम्र नहीं बची थी। लाइफ स्पैन गू से अपनी उम्र बढ़ाना उसके लिए एक आम बात थी। लेकिन अगर यूज सच में ये लाइफ स्पैन गू मिल गया, तो वो यकीनन इमोर्टल बनने का रिस्क नहीं लेगा। अगर उसने इमोर्टल बनने का रिस्क नहीं लिया, तो स्वर्ग और धरती से वो इंस्पिरेशन नहीं मिलेगी जो इमोर्टल गू लैंडस्केप एज बिफोर को बनाती। अगर लैंडस्केप एज बिफोर गू नहीं होगा, तो फैंग युआन डांगो पहाड़ को कैसे बचाएगा जो पूरी तरह से सूखने वाला था? खासकर पिछले कुछ दिनों में उस और जानकारी मिली थी। ताई बाईयून शेंग ने राउंड पार करने की कई बार कोशिश की थी और उस उम्मीद भी मिल चुकी थी। उसने ही लूलैन से उधार लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी और यहां तक कि ही लूलैन की शर्त भी मान ली कि वो ही ट्राइब का एक एक्सटर्नल एल्डर बन जाएगा। टैप ताई बाईयून शेंग हे ट्राइब के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके बड़ी संख्या में एक्सपर्ट्स को भारती कर सका और एक शक्तिशाली लाइनअप बनाकर 55वें फ्लोर पर आखिरी हमला करने के लिए घुस गया। भले ही ताई बाईयून शेंग ने अपनी पिछली जिंदगी की यादों में इमोर्टल बनने का रिस्क उठाया था, फैंग युआन सावधान था और रिस्क लेने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उसने खुद दखल देने का फैसला किया। वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। फैंग युआन ने पहले मो याओ की मर्जी से छुटकारा पाने का इरादा किया था,
पहले अंदरूनी समस्या से निपट कर फिर बाहरी समस्याओं पर हमला करना था। लेकिन इस मामले में कोई प्रगति नहीं हुई थी, इसलिए अब उसने अपने ओनर टोकन का इस्तेमाल करके चुपके से 55वें फ्लोर में घुसपैठ की। 55वें फ्लोर की हालत का पता ताई बाई यून शेंग पहले ही लगा चुका था। यहां एक शानदार और विशाल खून की नदी बह रही थी और नदी की गहराइयों में एक कहानियों और माइथॉन वाला खूनी महल बना हुआ था। खून के महल में 3 बड़े हॉल और 69 सहायक हॉल थे। हर हॉल में बड़ी संख्या में ब्लड पाथ गू वॉर्म्स के साथ साथ ब्लड बीस्ट गार्ड्स भी थे। ब्लड पाथ गू वॉर्म्स के बड़े झुंड बहुत ताकतवर थे, लेकिन अगर उन्हें एक एक करके कुछ समय में मार दिया जाता तो एक वक्त आता जब वो सब खत्म हो जाते। प्रॉब्लम ब्लड बीस्ट्स थे। इन ब्लड बीस्ट्स को मारने के बाद भी वो खून सोखकर थोड़ी ही देर में जिंदा हो जाते थे। ये कहा जा सकता है कि उन्हें मारा जा सकता था, लेकिन वो मरते नहीं थे। उनकी संख्या कम करने का कोई तरीका नहीं था। ताई बाई यून शेंग की राउंड पार करने की कई कोशिशें इन्हीं ब्लड बीस्ट्स ने नाकाम कर दी थी, लेकिन आखिरी कोशिश में उसने अनजाने में एक खुशगवार हैरानी का पता लगाया। जब तक वो बड़े हॉल की गहराइयों में आगे बढ़ते रहेंगे और मुख्य छत के खंभे पर लटके कमांड टोकन को निकाल लेंगे, वो ब्लड बीस्ट्स को गायब कर सकते थे। इस खोज ने ताई बाई यून शेंग में एक मजबूत विश्वास पैदा कर दिया। वो अब पूरी तरह से गरीब हो चुका था और उसने खुद को ही ट्राइब को बेचने में कोई हिचकिचाहट नहीं की। पैसे उधार लिए और इस राउंड को पार करने के लिए एक गू मास्टर ग्रुप बनाया। जब फैंग युआन चुपके से इस फ्लोर में दाखिल हुआ, ताई बाई यून शेंग का ग्रुप पहले हाई 33 साइड हॉल्स को पार कर चुका था और इस वक्त एक ऊंचे मेन हॉल तक पहुंचने के लिए एक भयंकर लड़ाई में उलझा हुआ था। फैंग युआन ने 6 एज ओनर टोकन निकाला और एक सोच के साथ ही उसने तुरंत इस फ्लोर पर पूरा कंट्रोल हासिल कर लिया। 6 एज ओनर टोकन फैंग युआन को 88 ट्रू यांग बिल्डिंग के CHEH 6 फ्लोर्स तक कंट्रोल करने दे सकता था। फैंग युआन ने इसे पहले ही एक बार 7वें फ्लोर को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया था। ए फ्लैट, वो इसे दूसरी बार इस 55वें फ्लोर को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। हेलुलन के पास 1 एज ओनर टोकन था और जो फ्लो उसने कंट्रोल किया था वो 5वां फ्लोर था। एक सोच के बदलते ही फैंग युआन की परछाई यूएस जगह से गायब हो गई और बड़े हॉल के मुख्य छत के खंभे पर प्रकट हुई। वो आराम से मुख्य छत के खंभे पर बैठ गया और उससे कुछ ही दूरी पर वो महत्वपूर्ण कमांड टोकन था। थोड़ा ध्यान लगाने पर ताई बाई यून शेंग और उसके ग्रुप की लड़ाई का दृश्य फैंग युआन के दिमाग में आ गया। जितना वो बड़े हॉल की तरफ गहरे जा रहे थे, उतने ही ज्यादा ब्लड बीस्ट गार्ड्स दी और जो लड़ाइयां हो रही थी वो बेहद जोरदार थी। ताई बाई यून शेंग के इस ग्रुप में अब 50 लोग भी नहीं बचे थे। वो पूरे रास्ते आगे बढ़ते आए थे, भयंकर नुकसान उठाते हुए, जिसके पीछे लाशों का एक ढेर छूट गया था। डू महान रैंक 5 गू मास्टर एक्सपर्ट्स जू जई और गाओ यांग बारी बारी से ग्रुप के सबसे आगे आने वाले सिपाही बने। इसी बीच ताई बाई यून शेंग नॉर्दर्न प्लेन्स के इस पीढ़ी के नंबर 1 हीलिंग गू मास्टर के रूप में फॉर्मेशन के बीच में सुरक्षित था। वो लगातार मैन एज बिफोर गू का इस्तेमाल कर रहा था। रोशनी की किरणें आगे बढ़ती और लाशों पर चमकती, गू मास्टर्स को जिंदा करती या जिंदा गू मास्टर्स पर चमकती, उनके घाव भारती और उनकी प्राइमेवल एसेंस को एक पैल में वापस लाती। लेकिन ताई बाई यून शेंग भी एक रैंक 5 पीक स्टेज गू मास्टर होने के बावजूद बहुत बुरी हालत में था। गू मास्टर्स बार बार गिर रहे थे और भले ही उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, वो सच में सबको नहीं बचा पा रहा था। अनागिनत ब्लड बीस्ट्स बड़े हॉल के पास के हर गलियारे और हर कमरे से बाहर निकल रहे थे और घनी संख्या में ग्रुप का रास्ता रोक रहे थे। जितना वो मुख्य कमांड टोकन के करीब जा रहे थे, ब्लड बीस्ट्स उतने हाई मजबूत होते जा रहे थे और ब्लड बीस्ट्स खून सोखकर तेजी से ठीक हो सकते थे और जिंदा हो सकते थे। जब तक ताई बाई यून शेंग और ग्रुप इस जगह तक पहुंचे, उनके रास्ते में मारे गए ब्लड बीस्ट्स फिर से जिंदा हो चुके थे और उनका पीछा कर रहे थे, उनका वापसी का रास्ता रोक रहे थे। हालत बहुत खतरनाक होती जा रही थी। कोई हैरानी नहीं कि ताई बाई यून शेंग ने मेरी पिछली जिंदगी में इमोर्टल बनने का रिस्क उठाया। इस राउंड की मुश्किल काफी ज्यादा है जब तक कोई ब्लड पाथ गू मास्टर उनके साथ काम न करे। फैंग युआन इस जगह के कंट्रोल में था और ताई बाई यून शेंग के कामों को इतनी आसानी से देख सकता था जैसे अपनी हथेली की लकीरें पढ़ रहा हो। एक ब्लड पाथ गू मास्टर के लिए यह राउंड किसी जन्नत से कम नहीं था। इतने सारे ब्लड पाथ वाइल्ड गू को काबू में करने और ब्लड बीस्ट्स को खाने के लिए उनका ब्लड पाथ कल्टिवेशन तेजी से मजबूत होगा। अफसोस की बात थी कि ब्लड पथ को आसानी से जाहिर नहीं किया जा सकता था। ब्लड सी एंसेस्टर की वजह से एक ब्लड पाथ गू मास्टर जैसे ही दिखता, राइचस पाथ उसका लगातार शिकार करता। और क्योंकि ब्लड पाथ गू मास्टर्स तेजी से अपनी लड़ाई की ताकत बढ़ा सकते थे,
यहाँ तक कि डेमोनिक गू मास्टर्स भी इससे बहुत डरते थे। अक्सर जब एक ब्लड पाथ गू मास्टर का पता चलता तो न सिर्फ राइचस पथ उनका शिकार करता, बल्कि उन्हें डेमोनिक पाथ गू मास्टर्स से भी चुपके से हमलों का सामना करना पड़ता था। हे ट्राइब की सेना में एक भी ब्लड पाथ गू मास्टर नहीं था। अगर वो होते भी तो वो गहराई में छुपे होते और ताई बाई यूनशेंग के काम के लिए सामने नहीं आते। फैंग युआन ने थोड़ी देर के लिए तस्दीक की और साफ साफ जान गया कि ताई बाई यूनशेंग के सफल होने का चांस बेहद कम था। उसके दिल की चिंता आधे से ज्यादा गायब हो गई। फैंग युआन छत के खंभे पर लेट गया और लेस देन ग्रेटर देन निकाल ली। वक्त गुजरते हुए ताई बाई यूनशेंग की प्रगति पर ध्यान दे रहा था। 88 ट्रू यांग बिल्डिंग से गुजरते वक्त मौत मुमकिन थी। फैंग युआन लैंडस्केप एज बिफोर गू के लिए साजिश कर रहा था और इस वक्त ताई बाई यूनशेंग को मरने नहीं दे सकता था। मारो, हमें इस घेरे को तोड़ना ही होगा, वरना हम सब मारे जाएंगे। ताई बाई यूनशेंग का चेहरा खून के धब्बों से भरा था, जोश बढ़ाने के लिए जोर से चिल्ला रहा था। ब्लड बीस्ट्स की लहरी गुर्राई और दहाड़ी, फिर एक खून के रंग की विशाल लहर की तरह ग्रुप पर झपट्टी। बड़ा हॉल शांति का मंजर पेश कर रहा था। फैंग युआन आराम से पन्ने पलट रहा था जबकि अपनी पोस्चर को एडजस्ट कर रहा था ताकि वो और आराम से हो सके। ग्रर, एक ब्लड बीस्ट जिसका सिर शेर का और जिस्म घोड़े का था, पागलों की तरह गुर्रा रहा था और गू मास्टर्स के झुंड में तबाही मचा रहा था। दो गू मास्टर्स ने उसके हमले का सामना किया, एक मर गया जबकि दूसरा बुरी तरह से घायल हो गया। मैन एज बिफोर, ताई बाई यूनशेंग चिल्लाया और अपनी हथेली उठाई। एक सफेद रोशनी तुरंत निकली और यूएस घायल गू मास्टर पर चमकी। वो गू मास्टर तुरंत अपनी पहली बिना GHAAV वाली हालत में वापस आ गया। ब्लड बीस्ट के हमलों से लगे भयंकर घाव बिना किसी निशान के गायब हो गए। वो गू मास्टर जो जोर से सांस लेने लगा, वो अभी भी डरा हुआ था, फ्रंटलाइंस के पीछे हट गया। उसके पीछे छूटे डिफेंसिव गैप को तुरंत एक दूसरे गू मास्टर ने भर दिया। लेकिन यूएस मारे हुए गू मास्टर की लाश पर ब्लड बीस्ट्स JHAPTE और उस खींच कर ले गए। ताई बाई यूनशेंग ने कोई हरकत नहीं की। इमॉर्टल बने बिना एक रैंक 5 गू मास्टर के पास भी सीमित प्राइमेवल एसेंस होती है और उस सावधानी से इस्तेमाल करना पड़ता है। इसके अलावा मारे हुए गू मास्टर के गू वॉर्म्स बुरी तरह से डैमेज हो गए थे। उसका डिफेंसिव गू वर्म तो छेड़कर बर्बाद कर दिया गया था। अगर उस जिंदा भी कर दिया जाता तो वो फिर से मार दिया जाता। बचे हुए गू मास्टर्स ने दुख जताया और गालियां दी, लेकिन वो बस अपने साथी की लाश को 10 से ज्यादा ब्लड बीस्ट्स द्वारा बुरी तरह से फाड़ते हुए देख सकते थे। ब्लड बीस्ट्स खून के प्रति बेहद संवेदनशील थी और खून की थोड़ी सी भी गंध उन्हें पागल कर सकती थी। मजबूत जीवों का खून निगलकर वो खुद को मजबूत कर सकते थे। जल्द ही मारे हुए गू मास्टर का खून पूरी तरह से ब्लड बीस्ट्स ने सोख लिया। पूरी लाश एक सूखी मम्मी बन गई, एक दर्दनाक मंजर बना रही थी। जिन जानवरों ने उसका खून सोखा था वो इंसान जैसे रूप लेने लगे। कुछ ने इंसान जैसी एड़ी उगा ली, कुछ ने कई इंसानी कान और कुछ ने फर्टीले इंसानी हाथ उगा लिए। लेकिन जब वो लाश को सोखने में वक्त बिता रहे थे, ताई बाई यूनशेंग और ग्रुप पर प्रेशर बहुत कम हो गया और उन्होंने इस कीमती मौके का फायदा उठाकर आगे बढ़े और दर्जनों कदम आगे बढ़ गए। फैंग युआन ने लेस देन ग्रेटर देन का तीसरा चैप्टर 14वां सेक्शन खोला। नॉर्दर्न डार्क आइस सोल ने अपनी बड़ी बहन डेसोलेट एंशिएंट मून को जगाया और दोनों ने फिर से अपने पिता को बचाने के तरीके पर कॉग्निशन गू से सलाह मांगी। कॉग्निशन गू ने कहा, इंसानों, चेंग बाई पहाड़ गायब हो गया है, कौन जाने वो फिर कब बनेगा। मैं तुम्हारे पिता को जिंदा करने के दूसरे तरीकों के बारे में भी साफ नहीं हूं, लेकिन निराश होने की जरूरत नहीं, तुम विजडम गू से पूछने की कोशिश कर सकते हो। मैं उसकी मां हूं। विजडम हाई कॉग्निशन का क्रिस्टलीकरण है। शिष्य गुरु से आगे निकल जाता है। जो चीजें कॉग्निशन गू नहीं जानता था, जरूरी नहीं कि विजडम गू भी ना जानता हो। कॉग्निशन गू के निर्देशों पर नॉर्दर्न डार्क आइस सोल और डेसोलेट एंशिएंट मून ने विजडम गू को ढूंढ लिया। विजडम गू का रेंजू से कुछ हद तक संबंध था। उस समय रेंजू ने रूल्स एंड रेगुलेशंस गू का इस्तेमाल करके उस पकड़ा था, लेकिन आखिर में वो बच निकलने में कामयाब रहा था। पहले तो विजडम गू नॉर्दर्न डार्क आइस सोल और डेसोलेट एंशिएंट मून की मदद करने को तैयार नहीं था, लेकिन ये देखकर कि उन्हें उसकी मां कॉग्निशन गू ने भेजा है, उसने मजबूरी में कहा, ओह इंसानों, मैं तुम्हें सही रास्ता दिखा सकता हूं, लेकिन मुझे मुआवजा चाहिए। तुम दोनों में से एक को अपनी आधे उम्र मुझे देनी होगी। मैं अपनी आधे उम्र तुम्हें दूंगी। डेसोलेट एंशिएंट मून ने बिना हिचकिचाए तुरंत जवाब दिया। उसके छोटे भाई नॉर्दर्न डार्क आइस सोल ने जगाया था और उसकी जिंदगी का मतलब दिया गया था, जो था अपने पिता रेंजू को जिंदा करना। इसलिए उसने तुरंत जवाब दिया, बिना किसी दूसरे पर यह बोझ डालने के इरादे से,
नॉर्दर्न डार्क आइस सोल अपनी बहन से बहस नहीं कर पाया और उस अपनी आधे उम्र ऑफर करने देना पड़ा। इसका मतलब था, जब डेसोलेट एंशिएंट मून की जवानी गुजर जाएगी, वो सीधे आधे उम्र को छोड़कर बुढ़ापे में पहुंच जाएगी। लेकिन अपने पिता को बचाने के लिए उस ज्यादा चिंता नहीं थी। विजडम गू ने डेसोलेट एंशिएंट मून की आधे उम्र हासिल की और उस निर्देश दिया, पश्चिम में सुनहरे रेगिस्तान के बीच में एक शांत नीला समुंदर है जिसमें कोई लहर नहीं है, शीशे की तरह सपाट। वो सभी जीवित प्राणियों का स्रोत है, दुनिया के सभी जीवन वहीं से उत्पन्न होते हैं। और नीले समुंदर की गहराइयों में कई लाइफ गू सभी जीवित प्राणियों पर रोशनी डालते हैं। तुम्हें समुंदर में घुसना है, एक इंसान के आकार का लाइफ गू पकड़ना है और उस किनारे पर लाना है। ये इंसान के आकार का लाइफ गू तुम्हारे पिता को एक नई जिंदगी दे सकता है। लेकिन याद रखना, तुम समुंदर में 15 मिनट से ज्यादा नहीं बिता सकते, वरना तुम समुंदर द्वारा एसिमुलेट हो जाओगे। विजडम गू ने आखिर में एक और लाइन जोड़ी, इंसान के आकार का लाइफ गू ढूंढना बेहद मुश्किल है। सिर्फ वो इंसान जो जिंदगी के सच को सच में समझ चुका है, वही ये कर सकता है। अगर तुम ये नहीं कर पाए, तो मेरे सॉल्यूशन को आसान ना होने के लिए दोष मत देना। डेसोलेट एंशिएंट मून कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन विजडम गू तेजी से उठ गया और भाई बहन को पूछताछ का कोई मौका नहीं दिया। शोर शराबा और चीख पुकार हर तरफ गूंज रही थी। ब्लड बीस्ट समुद्री लहरों की तरह आगे बढ़ रहे थे। ताई बाई यून शेंग और ग्रुप एक चट्टान की तरह थे, बार बार ब्लड बीस्ट के हमलों का सामना कर रहे थे, जबकि मुश्किल से कदम ब कदम आगे भी बढ़ रहे थे। बस पहुंचने वाले हैं, हम बड़े हॉल के दरवाजे से सिर्फ 300 कदम दूर हैं, किसी ने जोश बढ़ाते हुए चिल्लाया। सावधान! अचानक पास के एक गू मास्टर ने चेतावनी दी। जिस गू मास्टर ने जोश बढ़ाने की कोशिश की थी, वो हैरान रह गया और अगले हाईपैल, एक ब्लड बीस्ट जिसका सिर ड्रैगन का और जिस्म भालू का था, उस पर जोर से टकराया। क्रैक! असगू मास्टर की पसलियां तुरंत टूट गई और उसने जो खून थूका उसमें अंदरूनी अंगों के टुकड़े थे। उसका शरीर टक्कर से हवा में उड़ गया। पीछे के गू मास्टर्स ने यूज पूरी ताकत से रोकने की कोशिश की। एक पाल में फॉर्मेशन गड़बड़ा गया और टूटने का खतरा पैदा हो गया। टिके रहो, टिके रहो! ताई बाई यून शेंग, जिसका चेहरा खून से सना था, बेहद चिंता में जोर से चिल्लाया। ऐसी लड़ाई की स्थिति में अगर गू मास्टर्स बिखर गए, तो वो तुरंत आसपास के अनागिनत ब्लड बीस्ट द्वारा चीर फाड़ दिए जाएंगे। सिर्फ गू मास्टर्स के एक टाइट फॉर्मेशन में काम करने से ही उनके बचने का चांस था। लेकिन गू मास्टर्स कदम ब कदम पीछे हट रहे थे। बड़ी संख्या में ब्लड बीस्ट्स ने डिफेंस लाइन तोड़ दी और अन पर जोर से झपटे। दर्दनाक चीखें लगातार उठने लगी। कई गू मास्टर्स अभी भी जितना हो सके अपनी प्राइमेवल एसेंस रिकवर कर रहे थे। अचानक हमले से अनजान, वो तुरंत ब्लड बीस्ट द्वारा चीर फाड़ दिए गए। एक मांटिस जैसा ब्लड बीस्ट अपने डरांती जैसे हाथों को लहराता हुआ सबसे आगे दौड़ा। स्विश! एक गू मास्टर का सिर कट गया। गू मास्टर की गर्दन से खून फूटने लगा और सिर ऊंचा उठ गया, लेकिन नीचे गिरने से पहले यूज हवा में उड़ते एक ब्लड बीस्ट ने पकड़ लिया और गल्प करके निगल गया। लेकिन लाल गरम खून नीचे गिरा, सीधे ताई बाई यून शेंग के चेहरे पर। ताई बाई यून शेंग ने जल्दी से खून पोंछा और बड़ी मुश्किल से अपनी ऊँगली खोल पाया। तेज खूनी बदबू उसकी नाक में घुसी और ब्लड बीस्ट के एक झुंड को भड़का दिया। खत्म! ताई बाई यून शेंग का दिल डूब गया, लेकिन ठीक उसी समय एक शख्सियत पहाड़ से उतरते हुए शेर की तरह नीचे झपटी। बूम बूम बूम! कुछ राउंड्स के बाद उस शख्सियत ने मैंटस ब्लड बीस्ट को मार डाला और आखिरकार इस आखिरी मोड़ पर फॉर्मेशन को स्थिर कर दिया। ये जू जाई था, एक रैंक 5 गू मास्टर, डेमोनिक पाथ का एक मशहूर एक्सपर्ट। सब बच गए, ऐसा लगा जैसे उन्हें खाई से वापस खींच लिया गया हो। लेकिन जू जई ने भी एक कीमत चुकाई। उसके जिस्म पर 3 नए GHAAV, सभी इतने गहरे कि उसकी हड्डियां दिख रही थी। ताई बाई यून शेंग ने यूज ठीक करने के लिए तुरंत मन एज बिफोर गू एक्टिवेट किया। जू जई अपनी पहली हालत में वापस आ गया और नए घाव पूरी तरह से गायब हो गए। साथ ही उसकी तेजी से कम हुई प्राइमेवल एसेंस भी वापस आ गई। बस इतना था कि जो कई खर्च होने वाले गू उसने अपनी लड़ाई की ताकत में तेजी लाने के लिए इस्तेमाल किए थे, वो वापस नहीं आ सकते थे। मैन एज बिफोर सिर्फ इंसानी जिस्म पर काम कर सकता था और गू वॉर्म्स पर उसका कोई असर नहीं था। इस मैन एज बिफोर का असर शानदार है, लेकिन अफसोस, इसे अपने ही जिस्म पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। फैंग युआन ने सांस ली और फिर से अपनी नज़र हाथ में ली किताब पर डाली। डेसोलेट एंशिएंट मून और नॉर्दर्न डार्क आइस सोल ने सुनहरे रेगिस्तान में एक कठिन यात्रा की और रेगिस्तान के बीच में पहुंचकर नीला समुंदर देखा। नीला समुंदर इतना खूबसूरत था कि उससे ज्यादा खूबसूरत कुछ सोचा भी नहीं जा सकता था। जैसा कि विजडम गू ने कहा था,
तेज हवा भी नीले समुंदर पर हल्की सी भी लहर नहीं ला सकती थी। नर्म सुनहरे रेत से घिरा हुआ ये इस सुनहरे कपड़े पर जड़े एक गहरे नीले रत्न जैसा लग रहा था। भाई बहन समुंदर की गहराइयों में घुसे और वाकई समुंदर की गहराइयों में बड़ी संख्या में लाइफ गू एक साथ मिले। यह लाइफ गू नीले रत्नों जैसे थे, लेकिन वो अलग अलग आकार और शक्ल के थे। कुछ एक घोड़े के बच्चे जैसे दिखते थे, कुछ शेर या चीते जैसे, कुछ बाज या कबूतर जैसे, जबकि कुछ सांप या सैलाब के अजगर जैसे। भाई बहन ये नज़ारा देखकर हैरान थे। उन्होंने फूलों, पक्षियों, मछलियों, कीड़ों, जानवरों, स्नोमैन, बालदार आदमियों और सभी दूसरे आकारों के लाइफ गू देखे, सिवाय इंसान के आकार के लाइफ गू के। मजबूरन भाई बहन को समुंदर से बाहर निकलकर किनारे पर आना पड़ा। जैसे ही वो नीले समुंदर से निकले, एक हिरण के आकार का लाइफ गू जिसे नॉर्दर्न डार्क आइस सोल ने पकड़ा हुआ था, उसने एक हल्की रोशनी छोड़ी और रेत पर कूदकर एक हिरण के बच्चे में बदल गया। ये एक जीवन का जन्म था। भाई बहन ने अपनी एड़ी फैलाए इस नज़ारे को हैरत से देखा। जब हिरण का बच्चा कूदते हुए दूर चला गया, तभी बड़ी बहन डेसोलेट एंशिएंट मून को अचानक समझ आया। कोई हैरानी नहीं कि विजडम गू बोलने के तुरंत बाद उठ गया और हमें सवाल नहीं करने दिया। मैं जिंदगी का सच समझ गई हूं। जिंदगी का सच आखिर यह है क्या? नॉर्दर्न डार्क आइस सोल ने जल्दी से पूछा। डेसोलेट एंशिएंट मून ने सामने इस नीले समुंदर की तरफ इशारा किया और बदले में पूछा, मुझे बताओ, अगर हम सच में एक लाइफ गू ढूंढ लेते हैं, एक इंसान के आकार का नीला रत्न, और हम उस वापस लाते हैं, तो वो किस चीज में बदल जाएगा? नॉर्दर्न डार्क आइस सोल ने थोड़ा सोचा और जवाब दिया, यूजस हिरण के बच्चे की तरह एक असली, सक्रिय जीवन रूप में बदल जाना चाहिए, है ना? अचानक वो खोया हुआ सा लगा। डेसोलेट एंशिएंट मून ने यूज मुस्कुराते हुए देखा, लगता है तुम भी समझ गए हो। हम ही वो जीवन रूप हैं। हम लाइफ गू से बने हैं। हम खुद इंसान के आकार के नीले रत्न हैं। नॉर्दर्न डार्क आइस सोल पूरी तरह समझ गया, इंसान कहां से आए? विजडम गू ने पहले ही साफ कर दिया था, ये नीला समुंदर सभी जीवित प्राणियों का स्रोत है। दुनिया के सभी जीवन वहीं से उत्पन्न होते हैं। इंसान नेचुरली वहीं से उत्पन्न हुए थे। उनके पिता रेंजू कभी इस समुंदर की गहराइयों में एक नीला रत्न थे। किसी मौके और इत्तेफाक से वो समुंदर से बाहर निकल पाए और एक जोशीला जीवन रूप बना जो दुनिया में घूमता रहा, मुश्किल से जीता रहा और इस मुकाम तक पहुंचा। लेकिन इंसान सभी जीवित प्राणियों की आत्मा तो इतने बड़े समुंदर में कितने इंसान के आकार के रत्न हो सकते थे? ये यकीनन बेहद कम और बहुत मुमकिन था कि रेंजू अकेला ही था। इतने विशाल समुंदर में एक छोटा सा नीला रत्न ढूंढना, यह कितना बड़ा प्रोजेक्ट था। यह डेसोलेट एंशिएंट मून के चेंग बाई पहाड़ में एक लौटा सक्सेस गू ढूंढने से अनागिनत गुना ज्यादा मुश्किल था। मैं एक तरीका जानती हूं जिससे हमें जल्दी से एक इंसान के आकार का लाइफ गू मिल सकता है, डेसोलेट एंशिएंट मून ने अचानक कहा। क्या तरीका? नॉर्दर्न डार्क आइस सोल को एक बुरा एहसास हुआ। डेसोलेट एंशिएंट मून मुस्कुराई, वो है, मैं समुंदर के तला में जाऊंगी और इस नीले समुंदर के साथ असिमिलेट हो जाऊंगी, वापस एक लाइफ गू में बदल जाऊंगी। भले ही डेसोलेट एंशिएंट मून एक कैनावर में बदल गई थी, वो मूल रूप से एक इंसान थी। उसकी जिंदगी का सार नहीं बदला था, क्योंकि वो एक इंसान थी। एक बार वो असिमिलेट हो जाती तो वो एक इंसान के आकार के नीले रत्न जैसे लाइफ गू बनाती। ये अनुमान गलत नहीं था। कोई हैरानी नहीं कि विजडम गू ने कहा था, लेकिन याद रखना, तुम समुंदर में 15 मिनट से ज्यादा नहीं बिता सकते, वरना तुम समुंदर द्वारा असिमिलेट हो जाओगे। विजडम गू के शब्दों में कोई फालतू शब्द नहीं थे। विजडम गू ने यह भी कहा था, अगर तुम ये नहीं कर पाए तो मेरे सॉल्यूशन को आसान ना होने के लिए दोष मत देना। इस लाइन से यह एनालाइज किया जा सकता था, बहुत ज्यादा संभावना थी कि नीले समुंदर में कोई इंसान के आकार के नीले रत्न नहीं थे। अगर भाई बहन खुद को कुर्बान करने को तैयार नहीं होते तो उन्हें इंसान के आकार का लाइफ गू नहीं मिलता। ऐसे में अगर तुम ये नहीं कर पाए तो मुझे, विजडम गू को, दोष मत देना। नहीं, तुम इस तरह खुद को कुर्बान नहीं कर सकती, बड़ी बहन। नॉर्दर्न डार्क आइस सोल ने तुरंत रोका। भले ही वो अपने पिता को जिंदा करना चाहता था, वो अपनी बहन को कुर्बान नहीं करना चाहता था। मुझे ये करना ही होगा, मेरी जिंदगी का मतलब ही पिता को जिंदा करना है। डेसोलेट एंशिएंट मून ने शांति से जवाब दिया। नॉर्दर्न डार्क आइस सोल अचानक कुछ नहीं कह पाया। उसी ने डेसोलेट एंशिएंट मून की जिंदगी को यह मतलब दिया था, और डेसोलेट एंशिएंट मून इसी के लिए जी रही थी। दूसरे शब्दों में, अगर उसके पिता को जिंदा नहीं किया जा सका तो उसकी जिंदगी का कोई मतलब नहीं होगा। तो फिर जीते रहने का क्या फायदा? जब तक वो खुद को कुर्बान करती, वो अपने पिता को जिंदा कर सकती थी। यही डेसोलेट एंशिएंट मून की जिंदगी का सबसे बड़ा मतलब था।
इंसान मूल रूप से दुनिया के रत्न थे। बस इतना है कि रत्न चमकदार हैं या नहीं, ये हमें उन्हें पॉलिश करने की जरूरत होती है। हर कोशिश जो हम करते हैं, हर चुनाव जो हम लेते हैं, वो सब हमारे हर रत्न को पॉलिश कर रहे हैं। और इंसान सिर्फ जीवन कुर्बान करके ही जीवन पा सकते हैं। डेसोलेट एंशिएंट मून ने आराम से कहा और नीले समुंदर में डूब गई। नॉर्दर्न डार्क आइस सोल ने यूज रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो नहीं कर पाया। डेसोलेट एंशिएंट मून एक बेजोड़ ताकत वाला कैनावर बन चुकी थी और वो उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। 15 मिनट के बाद डेसोलेट एंशिएंट मून नीले समुंदर द्वारा एसिमुलेट हो गई और एक इंसान के आकार के नीले रत्न में बदल गई। लेकिन यह नीला रत्न एक स्वस्थ इंसान की शक्ल का नहीं था, बल्कि एक बुरी तरह से टूटा हुआ, आधे से भी कम एक सही इंसान की शक्ल का था। ये इसलिए था क्योंकि डेसोलेट एंशिएंट मून ने अपनी आधे उम्र विजडम गू को दे दी थी। इंसान ये समझने के प्रोसेस में कि जिंदगी क्या है, अक्सर अपनी आधे से ज्यादा जिंदगी इस्तेमाल कर चुके होते हैं। नॉर्दर्न डार्क आइस सोल ने इस नीले रत्न को ईंग में आंसू लिए पकड़ा और सुनहरे रेगिस्तान को छोड़ दिया। उसके पास सफलता की कोई खुशी नहीं थी, बल्कि वो बेहद पछतावे में डूब गया था। एक तरह से देखा जाए तो उसी ने अपनी बड़ी बहन को मारा था। अभी भी 50 कदम बाकी हैं, ताई बाई यून शेंग ने पूरी ताकत से चिल्लाया। वो मुश्किल से आगे बढ़े, हर थोड़ी देर में एक साथी गिर रहा था। इस तेज और कड़वी लड़ाई ने उन्हें अब सिर्फ 5 लोगों तक सीमित कर दिया था। लेकिन सफलता उनकी ईंट के सामने थी। बस थोड़ी और हिम्मत, मैं इन ब्लड बीस्ट्स को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। जू जई और गाओ यांग ने ताई बाई यून शेंग को बाएं और दाएं से बचाया। उन्होंने भी जोश बढ़ाने के लिए चिल्लाया। 30 कदम, 2 और गिर गए पीछे ताई बाई यून शेंग, जू और गाओ को छोड़कर। आसपास के ब्लड बीस्ट्स अपने पंजे और दांत दिखा रहे थे, बेहद गुस्से में लग रहे थे। वो अपनी अनंत संख्या में लहरों पर लहर आगे बढ़ रहे थे। 10 कदम, जू जई और गाओ यांग ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। ज्यादा इस्तेमाल के कारण अपने गू वॉर्म्स को भयंकर नुकसान पहुंचाया और उनकी प्राइमेवल एसेंस भी लगभग खत्म हो चुकी थी। ये बूढ़ा आदमी तुम दोनों का एहसानमंद है। मैं कसम खाता हूं कि मैं भविष्य में तुम्हें जरूर भारी इनाम दूंगा। ताई बाई यून शेंग की एड़ी चमक रही थी, उसकी आवाज बेहद गंभीर और सच्ची थी। बुजुर्ग, आप क्या कह रहे हैं? उस वक्त आपने हमें बचाया था। अगर आप ना होते तो हम आज जिंदा ना होते। बुजुर्ग का जान बचाने का एहसान पहाड़ जैसा भारी है। अगर हम आज मर भी जाएं तो ये आपका एहसान चुकाना ही समझा जाएगा। गाओ यांग और जू जई ने जज्बातों से भरकर जवाब दिया। राइचस पाथ में 2 मुहे धोखेबाज होते द और डेमोनिक पथ भी सच्चे हीरो से खाली नहीं था। 5 कदम, मुझे बचाओ, जू जई चिल्लाया और डिफेंस की परवाह किए बिना आगे का रास्ता रोके हुए ब्लड बीस्ट्स पर झपटा। उनके साथ ही खत्म हो गया। ताई बाई यून शेंग ने अपनी हथेली बढ़ाई, लेकिन सफेद रोशनी बाहर नहीं आई। वो अनजाने में चिल्ला उठा, नहीं, मेरी प्राइमेवल एसेंस खत्म हो गई है। इस बुरी खबर ने तुरंत गाओ यांग का चेहरा सफेद कर दिया। पूरे समय ताई बाई यून शेंग ग्रुप का केंद्र बना रहा था। सिर्फ मन एज बिफोर गू के लगातार सपोर्ट से सब लोग इतना गहरा आगे बढ़ पाए थे। कोई बात नहीं, कोई भी ब्लड बीस्ट बड़े हॉल में नहीं घुसेगा। जब तक मैं बड़े हॉल में घुस सकता हूं, मैं अपनी प्राइमेवल एसेंस जल्दी से रिकवर कर सकता हूं और जू जई को बचा सकता हूं। ताई बाई यून शेंग चिल्लाया। गाओ यांग का जोश बढ़ गया। ताई बाई यून शेंग सही था, ब्लड बीस्ट्स लाश को चीर फाड़ सकते थे, लेकिन उनकी पहली प्राथमिकता खून सोखना था। जब तक लाश का ज्यादातर हिस्सा सही सलामत था, जू जई को बचाने की उम्मीद थी। स्नाल, अगले हाइपैल, एक मजबूत ब्लड बीस्ट जो एक विशाल अजगर जैसा दिखता था, अचानक पीछे से आया और गाओ यांग को एक ही बार में निगल गया। 2 कदम, बड़े हॉल का दरवाजा बहुत करीब था। घावों से भरे जिस्म के साथ ताई बाई यून शेंग ब्लड बीस्ट के बीच एक छोटी सी दरार से लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ा। नाजुक वक्त पर उसने अपनी आखिरी कीमती प्राइमेवल एसेंस का इस्तेमाल करके एक सुनहरा कवच बुलाया जिसने ब्लड बीस्ट के हमलों का सामना किया। वो पहुंच गया। इंसान सिर्फ जीवन कुर्बान करके ही जीवन पा सकते हैं। गाओ यांग, जू जई, मैं तुम्हारी कुर्बानियों को याद रखूंगा। ताई बाई यून शेंग ने अपनी बाकी सारी ताकत लगाकर दरवाजा खोला। वो बड़े हॉल के अंदर गिर गया। उसके पीछे के ब्लड बीस्ट्स गुर्राए, दहाड़े और अपने पंजे लहराए, लेकिन बड़े हॉल में घुसने की हिम्मत नहीं की। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा ताई बाई यून शेंग ने पहले पता लगाया था। ताई बाई यून शेंग जमीन पर पड़ा था, उसके जिस्म में कोई ताकत नहीं बची थी। उसके पूरे जिस्म पर लगे घाव लगातार तेज दर्द भेजे रहे थे। उसने कुछ गहरी सांसें ली और अचानक जोर से हंसने लगा, लेकिन उसकी हंसी में सिसकियों की आवाज थी।
उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। इस राउंड में 3 बड़े हॉल और 69 साइड हॉल्स हैं। अगर कोई एक निश्चित समय में राउंड को पूरी तरह से पार कर लेता है तो यूज हाई ग्रेड एवैल्यूएशन मिल सकता है। 2 बड़े हॉल्स और 46 साइड हॉल्स पार करना मिडिल ग्रेड एवैल्यूएशन माना जाएगा। मैंने 28 साइड हॉल्स और एक बड़ा हॉल पार किया, मुझे सिर्फ लो ग्रेड एवैल्यूएशन मिल सकता है। लेकिन चाहे जो भी हो, मैंने लाइफ स्पैन गो हासिल कर लिया है। 15 साल का लाइफ स्पैन गो मेरी उम्र 15 साल बढ़ा सकता है। पूरे 15 साल ताई बाई यून शेंग गहरी और अनंत भावनाओं के साथ चिल्ला रहा था, जब अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो बेहोश हो गया। चैप्टर 592। गहरा काला साया। फैंग युआन ने अपना सिर झुकाया, ताई बाई यून शेंग को देखते हुए जो पहले ही बेहोश हो चुका था। वही वो मुजरिम था जिसने ताई बाई यून शेंग को बेहोश किया था। इस वक्त ताई बाई यून शेंग का जिस्म खून से लथपथ था। वो जमीन पर पड़ा था और उसकी गहरी आंखों के गड्ढों में उसकी आंखें मजबूती से बैंड थी। उस पर बहुत सारे GHAAV उसके बर्फ जैसे सफेद बाल सूखे खून के कारण आपस में चिपक गए थे। उसके पास अब नॉर्दर्न प्लेन्स के नंबर 1 हीलिंग गू मास्टर वाला रोब और शक्ल नहीं बची थी। बस कुछ ही कदम दूर न हॉल के दरवाजों के बाहर ब्लड बीस्ट्स का एक समुंदर गुर्रा रहा था। उनकी बेतरतीब आवाजें बड़ी जोर से आ रही थी। फैंग युआन ने अपना सिर उठाया, उन्हें घूरते हुए अपना मुंह खोला और हल्के से कहा, चुप हो जाओ। लगभग तुरंत ही हॉल के बाहर खामोशी छा गई। सारे ब्लड बीस्ट शांत हो गए, जमीन पर पालतू बिल्लियों या कुत्तों की तरह लेट गए, बिना हिले डुले। फैंग युआन ने 6 एज ओनर टोकन का इस्तेमाल करके इस फ्लो को कंट्रोल किया। वो इस फ्लो का मालिक था, ये सारे जानवर उसके कंट्रोल में थे। वो उसके हुक्म सुनते थे और उसकी मर्जी के मुताबिक चलते थे। फैंग युआन ने अपनी एयर बैंड की, उसका दिमाग इस फ्लो के कंट्रोल सिस्टम में घुस गया जबकि उसने अपनी इंद्रियों को इलाके का जायजा लेने दिया। इस वक्त इस खास राउंड में काफी गू मास्टर्स बचे हुए थे। इन गू मास्टर्स में से कुछ ताई बाई यून शेंग द्वारा भर्ती किए गए गू मास्टर्स लेकिन पहली लड़ाई के दौरान वो मुख्य पार्टी से अलग हो गए थे। एक और हिस्सा सभी अलग अलग फोर्सेस के जानकारी इकट्ठा करने वाले वो सभी इन्वेस्टिगेटिव गू मास्टर्स थे। वो ही ट्राइब, मा ट्राइब, ये लुई ट्राइब और सभी दूसरी बड़ी फोर्सेस से आए थे, इस इरादे से कि वो देखें कि ताई बाई यून शेंग फेल होता है या सफल। जहां तक इस हॉल और उसके आसपास की बात है, उनमें अनसरती हुई और सूखी लाशों के अलावा अब सिर्फ फैंग युआन और ताई बाई यून शेंग बचे थे। फैंग युआन ने बड़े हॉल का दरवाजा बैंड किया, जमीन पर आधा झुकते हुए अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और ताई बाई यून शेंग की खोपड़ी को पकड़ लिया। उसके गू वॉर्म्स पहले से हाई तैयार उसने उन्हें एक एक करके एक्टिवेट किया। बहुत जल्द ताई बाई यून शेंग के सिर के ऊपर एक कमजोर चमकती सफेद रोशनी बन गई, जो इस अंधेरे और धुंधले बड़े हॉल में रोशनी का एक लौटा जरिया बन गई। जैसे जैसे रोशनी तेज होती गई, ताई बाई यून शेंग के चेहरे पर धीरे धीरे एक दर्दनाक भाव दिखने लगा और उसकी भावें और भी ज्यादा सिकुड़ गई। एक पाल की शांति के बाद फैंग युआन ने अचानक अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में पुतलियां नहीं थी, वो पूरी तरह से सफेद रंग की थी। उसकी आंखों की सफेदी से एक हल्की रोशनी निकल रही थी और उसी समय फैंग युआन के दिमाग में अनागिनत तस्वीरें चमकने लगी। ताई बाई यून शेंग की जिंदगी, उसके बुढ़ापे से लेकर उसके जवान होने तक, सारी यादें फैंग युआन ने निकाल ली थी। एक बूढ़ा आदमी नॉर्दर्न प्लेन्स में चल रहा था, आसमान विशाल था और जंगल सीमाहीन, हवाएं चल रही थी और घास झुक रही थी, भेड़ियों के झुंड आजादी से चिल्ला रहे थे। बुजुर्ग, हम भाई आपके जान बचाने के इस एहसान को कभी नहीं भूलेंगे। गाओ यांग और जू जई ने एक साथ ताई बाई यून शेंग के सामने घुटने टेक दिए। एक बैंगनी बालों वाले बूढ़े भिखारी ने अपना मुंह खोला, अपने बचे हुए कुछ दांत दिखाए, अजीब ढंग से हेस्ट हुए। तुम किस तरह का गू मास्टर बनना चाहते हो? ही, मेरे पास यहाँ 3 पूरे इनहेरिटेंस के सेट हैं। इस लड़के की शक्ल सूरत ठीक ठाक है, हम इसे चुनेंगे। इंकमन शहर में एक इंकमान ने ताई बाई यून शेंग की तरफ इशारा किया जो अपनी जवानी में था और जोर से हेस्ट हुए कहा। और भी पीछे, जब वो और भी छोटा था। क्यों, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? उनकी सुहागरात की रात ताई बाई यून शेंग कमजोरी से जमीन पर गिर गया जबकि टेंट के बाहर बेहद जोर से चिल्लाने और लड़ने की आवाजें गूंज रही थी। जहां तक उसकी पत्नी की बात है, उसके चेहरे पर ठंडक और नफरत से भरे भाव वो धीरे धीरे उसके करीब आई जबकि उसकी उंगली एक बेरहम रोशनी से चमक रही थी। उसने अपने दांत पीस कर कहा, ताई बाई यून शेंग, अगर किसी को दोष देने हैं तो अपने माँ बाप को दो। उन्होंने ही मेरे काबिले को निगल लिया था, उन्होंने मेरे माँ बाप को मारा था, मैं उनका बदला लेना चाहती हूँ। उसके बचपन के समय। मेरे बेटे, तुम हमारे ताई बाई ट्राइब के अगली पीढ़ी के ट्राइब लीडर हो।
तुम्हें रोने की इजाजत नहीं है, बेकार की हमदर्दी दिल में मत रखो। नॉर्दर्न प्लेन्स में जीने के लिए हमें एक कठोर दिल, एक कठोर रवैया रखना होगा। आखिरकार भविष्य में तुम्हें हमारे ताइबाई ट्राइब का नेतृत्व करना है। उसका पिता उस बहुत सख्ती से दांत रहा था। आहा! फैंग युआन तेज दर्द से चिल्ला रहा था। उसके दिमाग में अनागिनत तस्वीरें चमक रही थी। वो ताइबाई यूनशेंग की पूरी जिंदगी का चित्रण कर रही थी, एक कहानी जैसी। इतनी बड़ी मात्रा में जानकारी ने फैंग युआन के दिमाग पर बड़ा असर डाला और उस बहुत नुकसान पहुंचाया। शुक्र है, तस्वीरें अनंत और लगातार नहीं थी। एक समय आया जब वो आखिरकार खत्म हो गई। ताइबाई यूनशेंग की पूरी जिंदगी देखने के बाद फैंग युआन ने तुरंत अपने गू वॉर्म्स का इस्तेमाल बैंड कर दिया, आराम करने के लिए जमीन पर बैठ गया। वो जोर जोर से सांस ले रहा था, उसका पूरा जिस्म पसीने से भीगा हुआ था। एक लंबे समय के बाद उसकी पुतलियों ने अपना असली रंग वापस पा लिया। सोल सर्चिंग, ये कोई आसान काम नहीं था, खासकर जब फैंग युआन को ताइबाई यूनशेंग की सुरक्षा की चिंता थी और वो उसकी जान को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। तो यूज सोल सर्च का ZYA एडिटर प्रेशर खुद ही सहना पड़ा। सोल सर्च रोकने के बाद ताइबाई यूनशेंग अभी भी गहरी नींद में था, लेकिन उसकी मजबूती से सिकुड़ी हुई भावें धीरे धीरे शांत हो गई। उसकी सांसें अब और स्थिर थी और उसका चेहरा काफी शांत था। इसके विपरीत फैंग युआन की भावें अब सिकुड़ने लगी थी। मुझे नहीं मिला। उसने अफसोस में एक लंबी सांस ली। तुम्हें क्या नहीं मिला? उसके दिमाग में मो याओ की मर्जी अपनी जिज्ञासा को रोक ना सकी और पूछ बैठी। फैंग युआन की हरकतें बहुत अजीब थी, इसने उस बहुत उत्सुक कर दिया था। फैंग युआन ने यूज जवाब नहीं दिया, वो बस समय के साथ और भी ज्यादा चिंतित होता गया। लैंडस्केप एज बिफोर गू का मामला उसके पुनर्जन्म के बाद की बड़ी योजना से जुदा था। वो ये बात मो याओ को कैसे बता सकता था? लैंडस्केप एज बिफोर गू एक इमॉर्टल गू था जो ताइबाई यूनशेंग ने इमॉर्टल बनने के बाद ही हासिल किया था। अफवाहें कहती थी ये गू अपने आप ही बना था जब ताइबाई यूनशेंग इमॉर्टल बना और स्वर्ग और धरती उसके साथ गूंज उठे, जिसके कारण यह अपने आप हाई कंडेंस हो गया। लेकिन एक और संभावना थी कि ताइबाई यूनशेंग के दिमाग के अंदर उसके पास शुरू से हाई लैंडस्केप एज बिफोर का इमॉर्टल गू रेसिपी था। अगर उसके पास सच में इमॉर्टल गू रेसिपी था तो फैंग युआन इस गू रेसिपी को चुरा सकता था, साथ हाई रिवर एज बिफोर गू और माउंटेन एज बिफोर गू को भी। उन्हें लंग या ब्लेस्ड लैंड ले जाकर लंग या लैंड स्पिरिट से इस इमॉर्टल गू को रिफाइन करने में मदद मांग सकता था। इस तरह यूज रिस्क लेने और शेर के मुंह से निवाला छीनने की जरूरत नहीं पड़ती, इससे उसका खतरा बहुत कम हो जाता। लेकिन इस सोल सर्च के बाद फैंग युआन को एक भयंकर नतीजा मिला। फैंग युआन को लैंडस्केप एज बिफोर का इमॉर्टल गू रेसिपी नहीं मिला। इससे यह पता चलता था कि अफवाहें सच थी। लैंडस्केप एज बिफोर गू सचमुच स्वर्ग और धरती की गूंज का नतीजा था जब ताइबाई यूनशेंग एक गू इमॉर्टल बना था। इसका यह भी मतलब था कि अगर फैंग युआन इस इमॉर्टल गू को हासिल करना चाहता था तो यूस इस गू को जबरदस्ती ताइबाई यूनशेंग से छीनना पड़ेगा, जो यूएस वक्त तक पहले ही एक इमॉर्टल बन चुका होगा। फैंग युआन अभी भी एक गू इमॉर्टल नहीं था। जहां तक एक मोर्टल के रूप में एक इमॉर्टल से लड़ने की बात है, फैंग युआन ने अपनी जिंदगी में सफलता का कोई भी उदाहरण नहीं सुना था। ये बिना शक के स्वर्ग चढ़ने से भी ज्यादा मुश्किल था। लेकिन उसके पास और क्या विकल्प थे? इस समय 3 विकल्पों में से ये बिना शक के सबसे आसान तरीका था। वो इस प्लान में पहले ही समय और मेहनत लगा चुका था। भले हाई फैंग युआन को सफलता का पूरा विश्वास नहीं था, उसके पास तैयारियां करते रहने और रिस्क लेकर कोशिश करने के अलावा कोई चारा नहीं था। 88 ट्रू यांग बिल्डिंग के बाहर ताइबाई यूनशेंग की छवि धीरे धीरे प्रकट हुई। वो वापस आ गया, वो वापस आ गया। नतीजा क्या रहा? किसी ने ताइबाई यूनशेंग को मैं हॉल में लड़ते हुए देखा था। ओह नहीं, लॉर्ड ताइबाई यूनशेंग हिले डुले बिना पड़े हैं, लगता है वो बेहोश हो गए हैं। आसपास के गू मास्टर्स तुरंत भीड़ की तरह उसकी तरफ दौड़े। एक नजर डालने के बाद उन सबके चेहरे हल्के से बदल गए। ताइबाई यूनशेंग का जिस्म बेहद गंभीर घावों से भरा था। वो सब अपने दिलों में चुपके से हैरान थे। वो अभी भी सांस ले रहा है। किसी ने अपनी उंगली ताइबाई यूनशेंग की नाक के नीचे राखी, जोर से चिल्लाते हुए, जल्दी, कोई हीलिंग गू मास्टर है, जल्दी से बुजुर्ग के अभी के घावों को स्थिर करो। मैं करूंगा, मैं करूंगा। मैं भी एक हीलिंग गू मास्टर हूं। कई हीलिंग गू मास्टर्स ने जल्दी से मदद की। ताइबाई यूनशेंग की शोहरत और बेहद दयालु स्वभाव सबके दिलों में बस चुका था। इसमें कोई शक नहीं था कि वो ही लू लन और चांग शनयिन के मुकाबले लोगों द्वारा कहीं ज्यादा लोकप्रिय और प्यार किया जाता था। यहां तक कि लॉर्ड ताइबाई यूनशेंग को भी इतने गंभीर घाव लगे। अफसोस, लगता है इस बार राउंड शायद पार नहीं हो पाया। किसी ने सांस ली।
चुनौती का समय पहले ही खत्म हो चुका है, लेकिन ZYA डटार गू मास्टर्स सुरक्षित वापस नहीं लौटे। हमने इस बार सच में बहुत बड़ा नुकसान उठाया है। तुम सब में से क्या किसी ने लॉर्ड गाओ यांग और जू जई को बाहर आते देखा है? कोई अचानक से झटका खा गया और पूछा। सब लोग पागलों की तरह इधर उधर देखने लगे, लेकिन आखिर में वो बस एक दूसरे को घूर रहे थे। किसी ने गाओ यांग और जू जई की शक्ल नहीं देखी, जबकि 88 ट्रू यांग बिल्डिंग में वो राउंड अभी भी बरकरार था और चुनौती देने वालों के लिए उपलब्ध था। सिवाय इसके कि इस थोड़े समय में गू मास्टर्स को फिर से अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। सब लोग बहुत साफ साफ जानते थे कि इसका क्या मतलब था। जब से 88 ट्रू यांग बिल्डिंग बनी थी, 5 रैंक 5 एक्सपर्ट्स पहले ही कुर्बान हो चुके थे। ऐसे गंभीर हादसे और नुकसान ने पूरे इलाके को गहरी खामोशी में डुबो दिया। जब ताई बाई यून शेंग ने आखिरकार अपनी एलू खोली, तो उसने खुद को एक बिस्तर पर पाया। उसका पूरा जिस्म इतना कमजोर महसूस कर रहा था कि उस बैठने में भी मुश्किल हो रही थी। यूज ईगी खोलते देख पास में उसकी सेवा कर रहा एक नौकर खुशी से तुरंत चिल्ला उठा, बुजुर्ग, आप आखिरकार जाग गए, आप आखिरकार जाग गए। जल्दी कोई आओ, बुजुर्ग जाग गए हैं। बहुत जल्द ताई बाई यून शेंग को बड़ी संख्या में कदमों की आवाज अपनी तरफ आती सुनाई दी। हीलिंग गू मास्टर्स का एक ग्रुप उसके पास आया। सबने मिलकर उसके जिस्म की हालत जांची। लॉर्ड एल्डर, चिंता ना करें, आपके घाव अब कोई समस्या नहीं है। सिवाय इसके कि आपकी उम्र ज्यादा है, इसलिए इस बार के घावों ने आपकी शारीरिक स्थिति पर असर डाला है। ए फ्लैट से आपको सावधानी से आराम करना होगा, खासकर अगले कुछ महीनों तक। आपका शरीर कमजोर है और पोषण की कमी है। आपको आराम करके धीरे धीरे ठीक होने की जरूरत है। हीलिंग गू मास्टर्स के प्रमुख ने यूज NARM आवाज में समझाया। राउंड को चुनौती देने के लिए एक टीम पाने के लिए ताई बाई यून शेंग के पास ही लूलैन की रिक्वेस्ट मानने के अलावा कोई चारा नहीं था, और वो पहले हाई हे ट्राइब का एक एक्सटर्नल एल्डर बन चुका था। ताई बाई यून शेंग की निगाहें पूरी तरह से भटकी हुई थी। जब से वो जागा था, वो एक धुंध में था। ये शब्द सुनने के बाद उस कुछ होश आया और उसने पूछा, ये कौन सी जगह है? लॉर्ड एल्डर के सवाल का जवाब देते हुए, यह लॉर्ड हे लूलैन का निवास है। जब से लॉर्ड एल्डर राउंड चुनौती में असफल हुए और बारले जिंदा लौटे, हमारे ट्राइब लीडर बहुत चिंतित थे। वो खुद आपको यहाँ इलाज के लिए लाए। नौकरों ने आपके जागने की खबर दे दी है। मुझे विश्वास है कि बहुत जल्द लॉर्ड ट्राइब लीडर आपसे मिलने यहाँ आएंगे। गू मास्टर्स के लीडर ने फिर से जवाब दिया। राउंड चुनौती में असफल और बारले जिंदा लौटे? ताई बाई यून शेंग ने हल्का सा माथा सिकोड़ा। उसके दिमाग में यादें धीरे धीरे उभार रही थी। जब उसने यूएस आखिरी सीन को याद किया जो हुआ था, उसने अपनी आखिरी प्राइमेवल एसेंस खर्च की, अपने डिफेंस गू को एक्टिवेट किया, जबकि उसने ब्लड बीस्ट के हमलों और हंगामे के बीच सफलतापूर्वक बड़े हॉल में प्रवेश किया। लेकिन जल्द ही वो बेहोश हो गया और होश खो बैठा, अपनी सारी इंद्रियों का ज्ञान खो दिया। जब वो जागा तो उसने पाया कि वो यहां लेटा हुआ है। इसका मतलब मैं सच में राउंड चुनौती में फेल हो गया? ताई बाई यून शेंग की आवाज अचानक तेज हो गई, जबकि उसकी निगाहें पहले से कहीं ज्यादा तेज हो गई। लॉर्ड एल्डर, बिस्तर के चारों तरफ के हीलिंग गू मास्टर्स ने एक दूसरे को देखा। वो सांत्वना के शब्द देना चाहते थे, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाए, इसलिए वो बस चुपचाप अपने सिर झुका सके। कमरा अचानक पूरी तरह से शांत हो गया। ताई बाई यून शेंग की निगाहें दूर तक देख रही थी। थोड़ी देर चुप रहने के बाद उसने अचानक अपना सिर उठाया और हंसा, हा, तो मैं आखिरकार फेल हो गया। वो सारी कुर्बानी बेकार गई, वो सारी कुर्बानी बिल्कुल बेकार गई। वो अब उठ नहीं सकता था, इसलिए वो सिर्फ अपनी हथेली से बिस्तर के किनारे पर पूरी ताकत से मार सकता था। पागलों की तरह हेस्ट हुए। लॉर्ड एल्डर। हीलिंग गू मास्टर्स घबरा गए। उन्होंने जल्दी से यूज शांत करने की कोशिश की। मेरा बेचारा गाओ यांग, मेरा बेचारा जू जई, उन्होंने मुझे बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। ताई बाई यून शेंग की एडर आंसुओं से भरी हुई थी। उसकी हंसी में शुद्ध पीड़ा थी। लॉर्ड एल्डर को हमारी सांत्वना, एक इंसान जो कर सकता है उसकी एक सीमा होती है। लॉर्ड एल्डर ने पहले ही अपनी पूरी कोशिश की थी। लॉर्ड एल्डर, ये तथ्य कि आप जिंदा बच गए, ये दुर्भाग्य में सबसे बड़ा सौभाग्य है। लोग मरने पर मर जाते हैं, मारे हुए वापस नहीं आ सकते। बुजुर्ग, आपको हम सबके लिए मजबूत रहना होगा। सब लोग एक के बाद एक बोले। अस्थिर ताई बाई यून शेंग को शांत करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये शब्द ताई बाई यून शेंग के कानों में जब घुसे तो बिल्कुल तंज जैसे लगे। वो सुई की तरह थे जो एक एक करके उसके दिल में चुभ रहे थे। आखिरी नाजुक पाल में ताई बाई यून शेंग ने अपनी प्राइमेवल एसेंस बचाई और गाओ यांग और जू जई को बचाने का विकल्प नहीं चुना।
ये अपने लिए था, डिफेंस गू को एक्टिवेट करने और मैं हॉल में घुसने के लिए। ये वो था, अपने खुद के स्वार्थी लाभ के लिए उसने अपने साथियों की कुर्बानियों को नजरअंदाज कर दिया था। क्या यह अब भी ताई बाई यून शेंग था? क्या यह अब भी नॉर्दर्न प्लेन्स में वो प्रशंसनीय और सार्वजनिक रूप से मान्यता प्राप्त व्यक्ति था जो घायलों की मदद और उन्हें बचाता था, हर जगह लोगों का इलाज करता था, दर्द और पीड़ा को दूर करने वाला ताई बाई यून शेंग? उसने ऐसा क्यों किया? लेकिन यूएस नाजुक पाल में उसके पास इसके बारे में ध्यान से सोचने का समय नहीं था। उसने एक पाल में ऐसा करने का विकल्प चुना, जानबूझकर गाओ यांग और जू जई को कुर्बान करके अपने लिए एक मौका हासिल करना ताकि वो 15 साल का लाइफ स्पैन गू हासिल कर सके जो राउंड पार करने का इनाम था। ये उसके अपने जीवन को बढ़ाने के उद्देश्य के लिए था। ऐसे फैसले ने ताई बाई यून शेंग को खुद से बहुत अनजान महसूस कराया। उस बेहद शर्मिंदगी, बेहद हीन और बेहद पछतावा महसूस हुआ। उस समय कोई हिचकिचाहट नहीं थी, उसने इसके बारे में सोचा नहीं था। इस फैसले ने उसके नैतिकता को एक कोड़े में बदल दिया था, उसकी आत्मा से पूछताछ कर रहा था और उसके ज़मीर पर कोड़े बरसा रहा था। ताई बाई यून शेंग ने बड़े दर्द में अपनी इन बैंड कर ली, उसकी मुठियां मजबूती से बैंड थी। लॉर्ड ट्राइब लीडर आ गए हैं। अधीनस्थ लॉर्ड ट्राइब लीडर को प्रणाम करता है। पूरा कमरा घुटनों के बाल बैठ गया, जबकि ही लू लैन एक मुस्कुराता हुआ चेहरा लेकर ताई बाई यून शेंग की तरफ चला। ताई बाई यून शेंग के दर्दनाक चेहरे को देखकर ही लू लैन ने हल्का सा माथा सिकोड़ा, लेकिन जल्द ही उसकी चिंता दूर हो गई। एल्डर ताई बाई, मुझे बहुत खुशी है कि आप जाग गए हैं। मैंने हालत के बारे में पहले ही सुन लिया है। आप, गाओ यांग और जू जई ने हम नॉर्दर्न प्लेन्स के आदमियों की बहादुरी और हिम्मत का प्रदर्शन किया, भले ही आप असफल रहे, ये एक प्रशंसनीय प्रयास था। जब तक आप इस प्रयास से सीखते हैं, मुझे यकीन है कि आप भविष्य में इस राउंड को पार कर पाएंगे, असफलता को सफलता से बदल देंगे और अपमान को धो देंगे। ताई बाई यून शेंग ने अपनी अण नहीं खोली, उसने एक शब्द नहीं कहा जबकि उसका चेहरा दर्दनाक बना रहा। वो पहले ही समझ चुका था कि वो क्यों फेल हुआ। जब वो में हॉल में घुसा तो उसने सफलतापूर्वक ब्लड बीस्ट्स के हमलों से बच लिया था जब वो में हॉल में गिरा। लेकिन सफल होने के बाद वो बड़ी खुशी में पागलों की तरह हंसा, और क्योंकि उसकी मानसिक स्थिति बहुत अस्थिर और उतार चढ़ाव वाली थी, साथ ही उसके गंभीर घावों के साथ उसने होश खो दिया। इस राउंड को पार करने के लिए एक समय सीमा भी थी। एक बार समय खत्म हो गया, उसके बेहोश शरीर को जबरदस्ती लड़ाई के मैदान के किनारे पर दूसरे गू मास्टर्स के साथ बाहर भेजे दिया गया। वो साफ साफ सफलता से एक कदम दूर था, लेकिन वो बेहोश होने के कारण फेल हो गया। ऐसा व्यंग्यात्मक अंजाम ये ताई बाई यून शेंग के दिल में तेज दर्द का स्रोत नहीं था। उसका दर्द इसलिए था क्योंकि उसने अपने स्वार्थी लाभ के लिए अपने साथियों को छोड़ दिया था। क्या यह अब भी ताई बाई यून शेंग था? उसकी यादें उसके दिमाग में एक एक करके फिर से चमकने लगी। जवानी से उसने हमेशा प्यार की शक्ति में विश्वास किया था। बचपन से ही उसे एक दयालु दिल वाला माना जाता था। जब ताई बाई ट्राइब ने दूसरे कबीलों को निगल लिया तो उसने देखा कि उसकी बचपन की दोस्त एक महिला गुलाम बनने की भयंकर किस्मत झेलने वाली थी, इसलिए वो आगे आया और उससे शादी करने की रिक्वेस्ट की। इसके कारण कैदियों के यूएस जत्था को भी बख्श दिया गया। लेकिन उनकी शादी की रात उसकी पत्नी ने उस धोखा दिया। कैदियों ने बाहरी दुश्मनों से संपर्क किया और उसके काबिले पर हमला कर दिया, जिसके कारण इस घटना में उसके माँ बाप की मौत हो गई। उसके बाद की उसकी गुलाम जिंदगी बेहद कठिन और दयनीय थी, और वो हमेशा अपने दिल में तेज दोष और पछतावा झेलता रहा था। आखिरकार एक दिन उसने दया से एक अनजान बूढ़े भिखारी को एक कटोरा पानी दिया, और बूढ़े भिखारी ने उस चुनने के लिए 3 इमॉर्टल इनहेरिटेंसेस दिए। पहला उस आग में नहाने और आग पर चलने की अनुमति दे सकता था, मानवीय क्षेत्र से परे। दूसरा उस हवा को नियंत्रित करने और हवा में उड़ने की अनुमति दे सकता था, दुनिया में आज़ादी से घूमने की। तीसरा उस जीवन और मृत्यु से परे जाने की अनुमति दे सकता था, दुनिया के लोगों की सहायता करने की क्षमता प्राप्त करने की। ताई बाई यून शेंग ने तीसरा इनहेरिटेंस चुना। तब से ऐसा लगा जैसे उस अंधेरे में रोशनी मिल गई हो। उसका दिल अब परेशान नहीं था क्योंकि उसको कोई पछतावा नहीं था, वो पूरी तरह से पुनर्जन्म ले चुका था। इतने सालों बाद बूढ़े भिखारी की हंसी अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी। जीवन और मृत्यु से परे जाना, लोगों की मदद करने की क्षमता हासिल करना, ये उसके जीवन का लक्ष्य बन गया था। और वास्तव में उसने अपनी बात की जिंदगी में ये सचमुच हासिल किया। अनागिनत लोगों ने उसके प्रति आभार व्यक्त किया, उसकी अच्छी शोहरत दूर दूर तक फैल गई थी, उसकी रोशनी पूरे नॉर्दर्न प्लेन्स पर चमक रही थी। वो एक जीती जागती कहानी था। लेकिन अभी वो फेल हो गया था। उसकी असफलता इसमें नहीं थी कि यूज लाइफ स्पैन गो नहीं मिला, बल्कि इसलिए कि उसने अपने साथियों को धोखा दिया,
उसने जीवन के इस तरीके को धोखा दिया जो उसने अपने लिए तय किया था। लेकिन सबसे व्यंग्यात्मक बात यह थी, ये सब उसके अपने अवचेतन मन ने किया था। उसने लगभग अपनी पूरी जिंदगी एक ऐसा जीवन शैली स्थापित करने में लगा दी जिस पर वो विश्वास करता था। लेकिन यूएस पैल, उसने अपने ही आदर्शों को पूरी तरह से नाश कर दिया। उसने खुद का दूसरा पक्ष देखा था, अपना स्वार्थी स्वभाव। उसने कभी सोचा था, वो वही व्यक्ति था जिसे सब लोग जानते थे, ढलते सूरज के नीचे घास के मैदान पर चलना, पूरे क्षेत्र में लोगों की मदद करना और उन्हें बचाना, दुनिया का मसीह। लेकिन अब उसके दिल में ये छवि धीरे धीरे उस छोड़ रही थी, वो उससे लंगड़ाते हुए दूर जा रही थी। ढलते सूरज की चमक में उसका साया खींचकर उक तक फैल गया था। वो साया बेहद काला था। चैप्टर एंड।